तो सभी बच्चों को राधे राधे। कैसे सभी लोग? सभी लोग के मन में अभी तक डर था मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का, तो उनको हम ये बताना चाहेंगे कि जो आपका पेपर का पैटर्न आता है वो आपका कुछ ऐसा आता है कि किसी बच्चे का उसमें लॉस नहीं होता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको न्यूमेरिकल आता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको न्यूमेरिकल नहीं आता है, परंतु उसके बीच में आपका एक और चीज आता है जिसको कहते हैं थ्योरी। आपके पेपर में 75% थ्योरी का परसेंटेज होता है, बाकी जो 25% होता है वो आपका होता है न्यूमेरिकल का। न्यूमेरिकल में ज्यादातर आपके जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपके आते हैं आई सेक्शन, एल सेक्शन, टी सेक्शन का, और जो आपका आता है वो आता है आपका एसएफडी एवं बीएमडी। बस केवल ये दो प्रकार के क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार आपको पूछे जाने की संभावनाएं आती हैं, तो उनको हमने आपके ऐप में प्रोवाइड कर दिया है। बाकी आपका जो ये थ्योरी पोर्शन है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का, इसका 1 शॉर्ट सीरीज आज हम आपको यहाँ पढ़ाएंगे। इस अकेले एक ही लेक्चर में आपका यूनिट 1, 2, 3, 4 एंड 5 पांचों यूनिट एक ही लेक्चर में खत्म हो जाएगा। इसमें हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे और हर चैप्टर का जितना भी थ्योरी पोर्शन है उसको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर हैं इनको आप एक बार 2 बार अवश्य पढ़िएगा। और आपका ये जो वीडियो चल रहा है ये आपका वीडियो फ्री है। आपके इस वीडियो के चलने से पहले आपका बेसिक सर्वे का, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का, सीटी का, यानी ऑल सब्जेक्ट का वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया है। बचा है बस आपका क्या, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, जो आज आपको प्रोवाइड हो रहा है। इसका पीडीएफ पाने के लिए आपको सेमेस्टर पॉइंट बाय अनुराग सर का ऐप जो प्ले स्टोर से आपको करना पड़ेगा डाउनलोड। जैसे ही उसमें आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करते ही आपको फ्री कोर्स का सेक्शन मिलेगा। उसमें जाने के बाद आपको अबैट 2.0, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अबैट 2.0 बैच में आप क्लिक करेंगे, आपको आपका ब्रांच मिलेगा सिविल के बाद सिविल थर्ड को आप ओपन करिएगा। उसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ क्रम से मिल जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का जो आपका पहला यूनिट है। इस पहले यूनिट का जो पहला क्वेश्चन आता है भैया मटेरियल के ऊपर है, यानी आपका देखो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल है ना, यानी मटेरियल पे हमको मैकेनिक्स का मतलब उनके यांत्रिक गुणों का अध्ययन करना है। अब कोई भी मटेरियल है, कैसे आप बताते हो भैया ये मटेरियल ऐसा है। जैसे आपके पास यदि रबड़ है तो कैसे बताते हो कि ये रबड़ है? रबड़ का कुछ ना कुछ गुण होगा। आपके पास यदि कांच पड़ा है, आप कैसे बोलते बाबू ये गिरैया मत। यदि ई कांच गिर गई तो तुरंत का फूट जाई। यानी आपको कैसे पता कि इस मटेरियल की प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है कि ये यदि गिर गया तो फूट जाएगा। आपको कैसे पता कि ये जो लोहा है यदि गिरेगा तो इसका शेप चेंज हो जाएगा? कैसे पता आपको कैसे पता कि रबड़ का बॉल है, उसको हम चाहे 10 बार गिराएं, चाहे बैट से मारे, चाहे मतलब लबदा उठा के मारे, फिर भी वो नहीं टूटने वाला, उसका शेप वैसा का वैसा रहेगा। ये सब क्या है? ये सब मटेरियल की प्रॉपर्टीज है। तो वही मटेरियल की प्रॉपर्टीज को हमको क्रम से पढ़ना है। सबसे पहले जो आपका मटेरियल का प्रॉपर्टीज हमारे सामने दिख रहा है वो हमको दिख रहा है क्या चीज बाबू? वो आपको दिख रहा है भैया इलास्टिक मटेरियल क्या होता है। यानी इलास्टिक माने सुने हो, इलास्टिक है। ये लीजिए रबड़, फेनली लास्टिक, फुल्ली फंटास्टिक, आपने सुना भी होगा। यानी उसको कहने का मतलब क्या है? लास्टिक का मतलब यहाँ पे क्या चीज शो हो रहा है? तो यहाँ पर शो ये हो रहा है कि भैया एक ऐसा मटेरियल है जिसको हम चाहे कितनों खींच ले, खींचने के बाद जैसे ही छोड़ेंगे वापस से वो अपने शेप में आ जा रहा है। यानी हम फोर्स तो लगा रहे हैं, फोर्स लगाने पे उसके शेप और साइज में क्या हो रही है? विकृति हो रही है। विकृति मतलब चेंजेज हो रहा है। यानी हमने फोर्स लगाया तो उसके शेप और साइज में चेंज हो जा रहा है, परंतु जैसे ही हम फोर्स को हटा रहे हैं वो वापस से अपने उसी अवस्था में आ जा रहा है जैसे आपका क्या है? रबड़ है। अब देखिए इसको थोड़ा हम लोग पढ़ा जाएगी तब हम लोग समझेंगे भैया डिफिनीशन में क्या बोल रहा है। पढ़ना तो अलग चीज है ना, पर यदि आपको लिखना है तो लिखेंगे कैसे उसको भी थोड़ा देखा जाए। देखिए जब किसी पदार्थ पर बल लगाने से उसका आकार, क्या लिखा बाबू? उसका आकार या आकार प्रकार यानी शेप और साइज बदलता है तो और उस बल को हटाने पर
फिर वह अपने मूल रूप में वापस आ जाता है तो उसको हम कहते हैं इलास्टिक मटेरियल। यानी कोई ऐसा पदार्थ जिस पे हम बल लगाते हैं तो उसके शेप और साइज में क्या होती है, विकृति होती है, और जैसे ही हम बल को हटाते हैं वापस से वो अपने उसी शेप में आता है तो उसको हम कहते हैं इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, जैसे कि आपका रबड़ को आप चाहे कितना भी खींच लो, खींचने के बाद जैसे ही आप उसको छोड़ोगे वो वापस से अपने उसी शेप और साइज में आता है तो उसको हम बोलेंगे भैया ये इलास्टिक मटेरियल है। क्लियर है। लंबाई में जो अस्थायी परिवर्तन होता है, यानी परमानेंट नहीं होने वाला है, यानी हमने रबड़ को खींच दिया तो जितनी लंबाई में खींच गया परमानेंटली वो वहीं पर पड़ा है, नहीं, अस्थायी है, यानी ये परमानेंट नहीं होने वाला है। जो भी उसके शेप में विकृति हो रही है वो परमानेंट नहीं होगी। यदि वो परमानेंट हो गई तब वो बन जाएगा प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, यही चीजें याद रखना है कि आपका इलास्टिक मटेरियल क्या होता है, यानी कोई मटेरियल है उसके ऊपर हमने फोर्स लगाया है तो फोर्स के कारण उसके शेप और साइज में होता है चेंजेस। हम फोर्स को यदि हटाते हैं तो वो वापस से अपने पुनर्अवस्था में आ जाता है। क्लियर है। एग्जाम्पल में आपका क्या क्या चीजें भैया दिया है, आपका रबड़ है, रबड़ क्या है, एकदम बेहतरीन एग्जांपल है। क्लियर है। उसके बाद आपका आता है प्लास्टिक मटेरियल। अब क्या है, आपका जो सेकंड टॉपिक है वो भैया बता रहा है कि आपका प्लास्टिक पदार्थ क्या होता है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। जब किसी पदार्थ पर बल लगाने पर उसका आकार बदल जाए, क्या भैया, हमने बल लगाया, हमने आपको एक पंच मारा, आपका मुंह क्या हो, ऐसे टेढ़ा हो जाओ, तो क्या होगा, आपका शेप साइज बदल गया। अब वही बॉडी बिल्डर इंसान हो, हमने चाहे 4-5 पंच मारा, आपका केवल ऐसे हुआ, गाल धंसा, फिर से मस्त हो गए। यानी ये सब क्या चीजें हैं, आपको यदि हमने ज्यादा फोर्स से मारा, आपका पूरा बॉडी का शेप ही बदल गया, तो वो हुआ आपका प्लास्टिक मटेरियल। अब वही ऐसा पदार्थ जो हमने फोर्स तो लगाया परंतु आपका शेप नहीं बदला, तो वो क्या है, इलास्टिक मटेरियल। क्लियर है। और बल हटाने पर वह अपने मूल रूप में वापस, क्या लिखा है, वापस न आए तो उसे हम प्लास्टिक पदार्थ कहते हैं। क्लियर है। अब यहां पर चाहे आपके लंबाई में हो, चौड़ाई में हो या आयतन में हो, जिसमें भी यदि फोर्स लगाने पे परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है उसको हम कहते हैं भैया ये प्लास्टिक मटेरियल है। क्लियर है। जैसे आपका क्ले हो गया, जैसे आपका मिट्टी हो गया। उसके बाद आपका आता है डक्टाइल मटेरियल, यानी तन्य पदार्थ। क्या चीज बाबू, जैसे तन्य पदार्थ, इसको हम लोग तन्यता का गुण भी कहते हैं। इसको क्या, इस मटेरियल गुण को हम तन्यता का भी गुण कहते हैं। तन्यता क्या होता है, देखो कोई मटेरियल है, यदि उस मटेरियल को आप खींच के, यानी कोई मटेरियल आपके पास सॉलिड पड़ा है, उस सॉलिड मटेरियल को आप थोड़ा पीटने के बाद उसको आप खींच रहे हो और उसको खींच के एक पतले तार के फॉर्म में जैसे ही कन्वर्ट करते हो तो उस पदार्थ के उस गुण को हम कहते हैं तन्यता। अब वो जो मटेरियल होता है उस मटेरियल को कहते हैं कि भैया ये तन्य मटेरियल है। क्या है, तन्य पदार्थ है। क्लियर है। यानी इस मटेरियल के अंदर मतलब डक्टाइल मटेरियल है ये। क्लियर है। यानी क्या क्या चीजें पढ़े आपने, इलास्टिक पढ़ा, यानी फोर्स लगाया विरूपण हुआ, फोर्स हटाया वापस अपने उसी शेप में आ गया। प्लास्टिक मटेरियल, फोर्स लगाया वो परमानेंट क्या हुआ, डिफॉर्मेशन हो गया, यानी हमेशा के लिए वो बदल गया तो प्लास्टिक हो गया। कोई ऐसा मटेरियल है जिस मटेरियल पर हमने फोर्स लगाया उसको खींच कर एक पतले तार के रूप में हमेशा के लिए कन्वर्ट कर दिया, तो उसको हमने बोला भैया ये तन्यता है। ठीक है। जैसे आपका कॉपर का तार होता है, एल्युमिनियम होता है। सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका गोल्ड। यदि 5 ग्राम यदि सोना भी है तो उस सोने को इतना पीटेंगे, इतना खींचेंगे, एक आपका आता है वायर गेज, उसमें से घींच के इतनी, चूंकि 5 ग्राम का आपका पूरा इतना लंबा तार बनाएंगे और तार से आपका जो भी बना लो, आभूषण, अंगूठी बना लो, कान में का बना लो, गिफ्ट करना, जो करना, यानी वो एक ऐसा मटेरियल है गोल्ड जो क्या है, आपका तन्य है। क्लियर है। इसके बाद आपका आता है भंगुरता। अब इस तन्य को तो पढ़े हो, तन्य के साथ एक और प्रॉपर्टी पढ़ लो, ऐसा मटेरियल जिसको पीट के खींच के हमने लंबे तार के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो भैया तन्यता का गुण कहलाया। यही आपका आता है अघातवर्धनीयता। वो क्या होता है बाबू, यानी एक ऐसा मटेरियल जिसको हम पीट के, यानी उस पर हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने पर वो तार की बजाय एक पतले से चादर के रूप में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम बोलेंगे अघातवर्धनीयता।
क्लियर है? यानी कोई ऐसा मटेरियल जिस पे हम फोर्स को अप्लाई करते हैं, यानी उसको हम पीटेंगे तो पीटने के साथ क्या होगा, वो एक पतले चादर यानी पतले चादर के सीट के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे अघात वर्धनीयता। इसके बाद जो आपका अगला आता है वो आता है आपका भंगुरता। जैसे मैंने बताया, मम्मी यदि आपको शीशा का कोनो सामान पकड़ा देंगे, कहेंगे बबुआ हो बचा के जइया, वरना एक पीस रखल बा टूट गई ना तो बड़ी मार खइबा। यानी कोई एक ऐसा मटेरियल जो क्या हो, जिस पे हम थोड़ा सा भी चोट लगाते हैं या थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं तो वो बिना चेंज हुए, बिना अपने रूप को बदले वो क्या हो, तुरंत टूट जाए। जैसे बदलता कैसे है, जैसे आपका लोहा है, यदि आपका कोई भी लोहा का मटेरियल है, इस लोहे का मटेरियल को यदि हमें तोड़ना हो तो यदि हम इसको खींचेंगे तो क्या होगा, इसका तार पहले फैलेगा, यानी ये और पतला होगा और पतला होगा, उसके बाद जब खींच देंगे तो जाकर टूट जाएगा। परंतु कोई एक ऐसा मटेरियल जिसको हम थोड़ा सा खींच दें या थोड़ा सा ठोक दें तो क्या हो, बिना अपने रूप को चेंज के तुरंत टूट जाए, तो क्या है, आपका ब्रिटल है, यानी आपका भंगुर पदार्थ है। पढ़ लेंगे भैया क्या चीजें लिखी हुई। भंगुरता वह गुण है, यानी भंगुरता वह नेचर है जो करता क्या है, कोई पदार्थ बहुत कम डिफॉर्मेशन यानी बहुत कम चेंज, हमें आपके गर्दन को तोड़ना है, हमने आपके गर्दन पर ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, बाबू चला, टूटा टूटा नहीं टूटेगा, यानी सह रहा है, आए क्या झटका से मार दिए तब क्या होगा, तब पता चला यहां से गर्दन का हड्डी चटक गया, राम राम हो गया। यानी वो बिना उसके में कोई भी डिफॉर्मेशन हुए वो क्या हो जाता है, अचानक से ब्रेक हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं भंगुर पदार्थ। ठीक है, जैसे क्या 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 आते हैं भैया इसके अंदर, इसके अंदर आपका क्या आता है, आपका ब्रिक आता है, क्ले आता है, कास्ट आयरन आता है और आपका ग्लास आता है। ठीक है, अब ये कास्ट आयरन के जितने भी आपने बड़ी बड़ी मशीनें देखी होंगी, आपका वर्कशॉप ले लो, आपके वर्कशॉप में जितने भी मशीनें लगी हुई हैं वो सारी मशीनें किसकी बनी हैं, आपके कास्ट आयरन की बनी है। भंगुर तो होता है पर बड़ा भारी होता है, बड़ा मजबूत होता है, यो इसके अंदर खासियत है। ठीक है, जब ये हमने आपके डिटेल में पढ़ाया था उसमें बताया था कि भंगुर मटेरियल में क्या क्या खासियत होती है। क्लियर है? परंतु इस समय करंट में क्या है कि आपका जो कास्ट आयरन है यानी ढलवा लोहा, हिंदी में इसको बोलते हैं ढलवा लोहा, यानी आपके जितनी भी मशीनें हैं सब किसकी बनी होती है, कास्ट आयरन की। अब ये अचानक से सडन टूटता कैसे है ये भी बताते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मतलब क्या होता है भंगुर पदार्थ। अब आते हैं भैया क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। देखो पहला आपने जितने नेचर पढ़े हैं इन नेचर्स में आपका एक 5 नंबर का क्वेश्चन तैयार होता है। चिंता ना करो, आप यदि केवल इस पीपीटी को पढ़ते हो तो आप आसानी से पेपर में अच्छे नंबर लेकर आओगे, बैक तो नहीं है लगने वाला है, क्योंकि थ्योरी का परसेंटेज कितना है 75%। इसलिए बिना टेंशन के एक बार देखो, 2 बार देखो, उसके बाद अपने पीडीएफ को एक बार आज पढ़ना और एक बार जब कल मॉर्निंग में पेपर देने जाना उस समय आप पढ़ के अवश्य जाना। क्लियर है? यानी सबसे पहला आपने इलास्टिक मटेरियल पढ़ा, यानी इलास्टिक ऐसा मटेरियल है जिस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, उसका रूप और रंग क्या हो रहा है, यानी उसका शेप और साइज चेंज हो रहा है, विरूपित हो रहा है, जैसे फोर्स को हटा रहे हैं वापस से अपने उसी शेप और साइज में आ जा रहा है। उसके बाद आपने पढ़ा क्या चीज, प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक मटेरियल ऐसा मटेरियल है यानी हम उसके ऊपर यदि फोर्स लगा रहे हैं तो वो बिना कोई चेंज को दिए वो हमेशा के लिए परमानेंटली उसके अंदर चेंज हो जा रहा है, यानी हम यदि फोर्स को भी हटा रहे हैं तो वापस अपने पुराने वाले अवस्था में नहीं आ रहा, वो हमेशा के लिए चेंज हो गया। उसके बाद आपका आता है तन्य पदार्थ। ये क्या होता है, कोई ऐसा मटेरियल जिसको हम खींचकर पतले तार के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो क्या है, आपका तन्य पदार्थ है। उसके बाद आपको यहीं पर हमने एक और पढ़ाया है अघात वर्धनीयता, यानी किसी भी मटेरियल को हम पीट कर पतले चादर के फॉर्म में यदि कन्वर्ट कर दे तो वो आपका होता है अघात वर्धनीयता। उसके बाद आपका आता है भंगुर पदार्थ। ये क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल, यानी कोई ऐसा मटेरियल जिस पे हम थोड़ा सा भी लोड लगाएं तो ना ही वो इलास्टिक फॉर्म में जाए, ना ही वो प्लास्टिक फॉर्म में जाए, ना ही वो तन्य में जाए, ना ही वो अघात मतलब अघात वर्धनीयता में जाए, वो सीधे थोड़ा सा फोर्स लगाए वो तुरंत क्या हो, चट से टूट जाए बिना किसी डिफॉर्मेशन के, तनिक भी उसमें डिफॉर्मेशन ना हो, तुरंत क्या हो,
यदि लोड लगा तो सट्ट से वो टूट जाए, तो उसको हम कहते हैं भंगुर पदार्थ। ठीक है, अब आते हैं भैया क्लासिफिकेशन पे। अब क्लासिफिकेशन में आपका जो पहला दिया गया है, किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हो। जैसे हम हैं और आपके राहुल सर हैं, दोनों लोग क्या हैं, दोनों लोग टीचर हैं। वैसे ही आपका लोहा है, शीशा है, तांबा है, इत्यादि है, ये सब भी क्या है, मटेरियल्स है। पर कौन सा मटेरियल के गुण क्या है, क्या प्रॉपर्टी है। जैसे हम हैं और आपके राहुल सर हुए, दोनों लोग में क्या अंतर है, हम है सिविल के टीचर, वो है इलेक्ट्रिकल के टीचर, यानी दोनों लोगों में आपने पढ़ाने के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर दिया। वैसे ही आपने जितना मटेरियल पढ़ा है, उनके गुण पढ़े हो, तो वो तो गुण हो गया, पर किस बेसिस पे उनको और क्लासिफाई आप करोगे, उसके बारे में बताया। तो जब जो आपका सबसे पहला क्लासिफिकेशन आ रहा है, वो आपका क्या आ रहा है, जनरल क्लासिफिकेशन। अब ये किस आधार पर होता है, इसमें जो आप पहला क्लासिफिकेशन कर रहे हो, वो कर रहे हो धात्विक पदार्थ, यानी मेटेलिक मटेरियल्स। क्या होते हैं भैया, धात्विक पदार्थ। नाम से ही क्लियर है भैया, धातु का कुछ ना कुछ अंश होगा, तब ने नाम लिखा है धात्विक पदार्थ, वरना लिखता तो नहीं। इसमें मुख्य रूप से धातु की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। यानी कोई ऐसा मटेरियल जिसमें धातु की मात्रा अधिक होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, आपका धात्विक पदार्थ। क्लियर है। इनका विद्युत व उष्मा का क्या होता है, चालकता अधिक होता है। यानी धात्विक पदार्थ में आपका विद्युत का एवं उष्मा का, दोनों का जो भी चालन है, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे पर आसानी से वो आवागमन करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपका धात्विक मटेरियल बोलेंगे। ठीक है, ये चमकीले होते हैं और मजबूत होते हैं। एक और सुन लो गुण, यानी आपके पास यदि धातु पड़ा है, लोहा पड़ा है, तो उस लोहे में क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उस लोहे में आपका क्या क्या प्रॉपर्टीज है। लोहे को एक सिरे पे गर्म करो, एक सिरा पकड़े रहो, पता चलेगा हाथ लाल हो गया, छाला पड़ गया, कहिया पड़ गया। यानी उसके अंदर कुछ तो ऐसा गुण है, वो क्या, उसमें कुछ ना कुछ धातु का गुण है, उसमें कुछ ना कुछ उष्मा का संचार करने की प्रॉपर्टीज है। लोहे को बढ़िया से पॉलिश कर दो, चमका दो, तो चमकाने में क्या, उसको बढ़िया से घस दो, ठीक है, तो क्या होगा, वो भैया चमकीला भी हो जाएगा। लोहे से आपके हाथ से मार दें तो आपका हाथ टूटेगा, लोहा बचा रहेगा। यानी भैया वो क्या है, मजबूत भी है। यानी जिस भी मटेरियल में ये सारे गुण होंगे, वो क्या होगा, आपका धात्विक मटेरियल होगा। क्लियर है। अब धात्विक मटेरियल का एग्जांपल बता दिया, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, ब्रास है, स्टील है। ठीक है, अब इस पे भी क्लासिफिकेशन किया है, यानी जो धात्विक पदार्थ है वो भी कितने टाइप का है। जैसे सिविल में आ गए, तो सिविल में आपने शुरुआती क्लासिफिकेशन किया प्रियांशु सर, राहुल सर, यानी प्रियांशु सर गए सिविल में, राहुल सर गए इलेक्ट्रिकल में, पर अनुराग सर तो बचे ना, वो किस में आएंगे। अब सिविल के अंदर आने के बाद तुमने उसके अंदर क्लासिफिकेशन किया, यानी अनुराग सर फर्स्ट ईयर के, हम हो गए कोर के। यानी इसके अंदर जो क्लासिफिकेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, वो पर्टिकुलरली धात्विक पदार्थ का हो रहा है। धात्विक पदार्थ का जो आपका पहला आया है मटेरियल, वो क्या है भैया, आपके लौ आधारित धातु हैं। यानी अब इसमें क्या होगा, ऐसे धातु जिसमें भैया लोहे की मात्रा होगी, क्या होगी, जिन धातुओं में आयरन की मात्रा अधिक होती है। क्या चीज भैया, जिन भी धातु में लोहे की मात्रा अधिक होती है, उसको हम बोलते हैं क्या चीज, लौ आधारित वस्तुएं। क्लियर है। ये चुंबकीय होती हैं। क्या होती है भैया, ये मैग्नेटिक होती है, यानी चुंबक लगाओगे तो क्या होता है, आकर्षण होता है, जैसे तुमको उनको देख के होता है। तो वही वाला गुण क्या होगा, इसमें होगा। यानी इसमें क्या है, आप पहली चीज आपने पाया कि जो आपके धात्विक मटेरियल है उसके अंदर पहला आपका लौ आधारित मटेरियल होगा, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका लौ आधारित मटेरियल होगा। कहां भैया, देखा जाए गैर लौ धातुएं, यानी जितनी चीजें यहां पढ़ना, उठा के बस पलट देना, बस यहां है वहां न करना, वहां नहीं है तो यहां हाँ करना, बस यही काम आपको करना है। पहला चीज, इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है, उसमें क्या बोलोगे, उसमें आयरन की मात्रा कम होती है। यहां पर ये मैग्नेटिक होते हैं, वो क्या हो जाएगा, गैर लौ धातु में क्या होगा, वो आपका चुंबकीय नहीं होती। इनमें क्या लिखा है, इन पर जंग जल्दी लगता है। क्यों लगता है भैया, काहे कि इनमें आयरन की मात्रा अधिक है। आयरन की मात्रा जिसमें अधिक होगी, जंगवा वही में ना पकड़ेगा, और उसमें जंग की मात्रा कम पकड़ेगी। क्यों, क्योंकि उसमें आयरन की मात्रा कम होती है। ठीक है, इसमें आपका स्ट्रेंथ क्या होता है, अधिक होता है। क्यों, क्योंकि भैया आयरन की मात्रा ज्यादा है, उसमें स्ट्रेंथ कम होगा। ठीक है, इसमें आपका एग्जांपल दिया गया है कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील। और इसमें जितनी चीजें आपने वहां पढ़ी है सब लाके यहां पलट दो,
सब लाके यहाँ पे पलटते हुए चले जाओ। इसमें जंग नहीं लगता है, इसमें आयरन की मात्रा बहुत कम होती है। क्लियर है? यानी आपने पहला क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। पहला पढ़ा था धात्विक, धात्विक के अंदर आपने पढ़ा चुंबकीय यानी लौ और गैर लौ, ठीक है। उसके बाद आपका अगला जो आता है वो आपका आता है अधात्विक मटेरियल। ये क्या होता है? जिन धातुओं में, जिन भी धातुओं मतलब जिनमें धातु की मात्रा बहुत कम हो उन्हें नॉन मेटेलिक कहते हैं। यानी जिनमें धातु की मात्रा थी, जिनमें आयरन की मात्रा थी, उसको आपने धातु कहा। जिनमें आयरन की मात्रा नहीं है या कम है वो भैया क्या है? अधात्विक मटेरियल है। क्लियर है? ये क्या होते हैं? ये हल्के व कमजोर होते हैं। भैया धात्विक है, धातु है, लोहा है, तो क्या होगा? ज्यादा मजबूत होगा। आपके हाथ पे मारे तो हाथ टूटेगा, सिर पे मारे तो सिर फूटेगा, वो तो टूटने वाला नहीं है। परंतु ये क्या है? ये आपका कमजोर है। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा बहुत कम है। ठीक है? यानी जितनी चीजें पढ़ते जाना, सबको बस किसी एक का डिफिनीशन दिमाग में बैठा लो, अगले में आओ बस उसको पलटते जाओ, बस उसको पलटते जाओ। वहां पे पढ़े थे भैया धात्विक था तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा था, यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। वहां पर आपने पढ़ा था भैया वो उसमें चुंबकीय गुण था, इसमें चुंबकीय गुण नहीं होगा। जितनी चीजें वहां पढ़ रहे हो सारी चीजें लाके यहां पलट दो, बस कुछ नहीं करना है। सिंपल सा फंडा है, एक का डिफिनीशन याद करना, अगले में आना, बस उसको पलट देना। वो धात्विक था, ये अधात्विक मटेरियल। ठीक है? बाकी पीडीएफ में पढ़ा है, आप सब आसानी से पढ़िएगा। डिटेल मैंने बहुत बेहतर तरीके से इसको पढ़ाया था भैया। एग्जाम्पल में क्या आएगा? रबड़ आ जाएगा, प्लास्टिक आएगा, ग्लास आएगा, उड़ाएगा। अब ऐसा नहीं है कि लकड़ी को एक सिरे पे गर्म कर रहे दूसरा का पकड़े पता चला हाथ जल रहा, नहीं जलेगा भाई। जब तक वो यहां तक आग खत्म नहीं होगा तब तक हाथ नहीं जलने वाला। जब आग आपके हाथ में लाके सटेगी तबे गर्म होगा। लकड़ी जब यहां तक जलेगी तब ही ना जलोगे, ऐसे नहीं जलने वाले। ठीक है? और धातु में क्या था? एक सिरा गर्म हो रहा है, आग नहीं आ रही है, तो पता चलेगा हाथ में छाला पड़ गया, लो। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्लासिफिकेशन आपने कर लिया, अगला क्लासिफिकेशन कर रहे हो, यानी क्लासिफिकेशन का जो दूसरा बेस है वो क्या भैया? औद्योगिक वर्गीकरण। यानी जो भी आपका इंडस्ट्रियल है उसके बेस पे आप मतलब जो भी क्लासिफिकेशन कर रहे हो, कैसे कर रहे हो उसको पढ़ा जाए। पहला आपका आ रहा है हल्की धातु। अब भैया ये क्या होगा? ये भैया लाइट वेट होगा। ये क्या होगा? हल्का होगा। यानी जिनका डेंसिटी कम हो, क्या हो? जिनका घनत्व, जिनका डेंसिटी, इंग्लिश में डेंसिटी, हिंदिया में घनत्व कह लिया। ठीक बा? यानी जिनका भी डेंसिटी कम होता है वे लाइट मटेरियल कराते हैं, यानी हल्का हो भैया। जैसे रुई, रुई का क्या है? रुई भले इतना सा ले लो, इतना लोहा ले लो, तो जितने इस बोतल में यदि आप रुई ठूस के भर दो तो क्या होगा भैया? उसका डेंसिटी कम है, भले आयतन मेंटेन कर लिए हो परंतु उसका डेंसिटी क्या है? कम है। तो क्या होगा? उसका भाई वजन भी हल्का होगा, लाइट वेट होगा, जोखोगे तो कम आएगा। अब वहीं इस बोतल में प्रॉपर लोहा पिघला के डाल दो तो क्या होगा? उठाने में दिक्कत। यानी उसका आयतन तो इतना ही है परंतु डेंसिटी बढ़ गया। तो जब डेंसिटी बढ़ गया तो क्या होगा? वो भारी हो जाएगा। यानी आपने जो पहला क्लासिफिकेशन पढ़ा बस इसका पलट तो कहां चला जाएगा? भारी धातु में। जो आप हल्की में पढ़ना उसका क्लासिफिकेशन कर देना भारी में। ठीक है? भारी का भी देख लो, भारी में क्या लिखा है बाबू? भारी होगा? नहीं है? चलो नहीं है तो अच्छा है, ऐड कर सकते हो। नहीं है तो अच्छा है, ऐड कर लो। हल्की धातु, दूसरी भारी धातु। हल्की धातु में आप जितना ही पढ़ना पलट देना, भारी में आ जाएगा। उसके बाद जो आपका अगला आता है बियरिंग मिश्र धातु। अब भैया बियरिंग कहां देखे हो? साइकिल चलती है वहां पे बियरिंग देखे हो। यानी बियरिंग क्या है? बियरिंग एक ऐसा मटेरियल है जिस पे झटका बहुत जोर आवेला। मोटरसाइकिल लेके जाते हो, प्रधान जी सड़क नहीं बने, झाट 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 पूरा झटका खा रहा है। कहाँ खा रहा है? आपका टायरवा खा रहा है। और टायरवा किसमें लगा हुआ है? बियरिंग में। अब बियरिंग जहां कटल, कैसे कहते हैं बाबू? बियरिंग कट गई बा, गड़िया कूदी, गड़िया चली नहीं। यानी बियरिंग एक ऐसा मटेरियल हो जाएगा जिस पे लोड ज्यादा आ रहा है। यानी बियरिंग को ऐसा मटेरियल हमको बनाना पड़ेगा जो क्या सके, जो घात को, जो भी सडन लोड आ रहा है उसको वो मतलब सह सके, जिसका स्ट्रेंथ क्या हो? हाई हो। देखा जाए क्या लिखा है यहाँ पे? ये भैया क्या चीज? फ्रिक्शन।
ये भैया फ्रिक्शन सहन करने वाला होना चाहिए। यानी जब ये बियरिंग है, इस बियरिंग में लगा है, पहिया नच रहा है, तो नचने के साथ इसके अंदर क्या कर रहा है, इसके अंदर क्या कर रहा है, वो भैया घर्षण उत्पन्न कर रहा है। आप चल रहे हो तो आपको कैसे पता कैसे आगे चल रहे हो, घर्षण कारण चल रहे हो। जब आप जमीन को पीछे ढकेल लो तभी आगे बढ़ रहे हो। वैसे ही जब वो शाफ्ट है, जब बियरिंग में जाके इसे उस शाफ्ट को इसे घसड़ रहा है, तब वो उसमें नच रहा है। यानी आपका जो बियरिंग मटेरियल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन रहित होना चाहिए। यानी फ्रिक्शन ज्यादा सा है। फ्रिक्शन यदि हो रहा है तो ये नहीं फ्रिक्शन कर रहे हैं भैया घस घस के पतला हो गया, बाद में पता चला टूट गया। नहीं भैया मजबूत हो, कितना रगड़ दे, नहीं। कैसे कहते हैं, लाइव होएगा साबुन 10 बार हाथ धोइए फिर भी नहीं खियाएगा, यानी वही है। ठीक है, चलो अब यहां पर है बाकी चीजें। अब यहाँ पर जितनी चीजें हमने बताया सारी चीजें यहाँ पर मौजूद है। यानी भैया ये हीट को जल्दी से एब्जॉर्ब भी करे और जल्दी उसको खत्म भी करे। जब जहां पे भी आप फ्रिक्शन करते हो अपने हाथ बस ऐसे ऐसे रगड़ो 10 बार, जैसे ऐसे रगड़ो क्या हाथ गर्म हो जाएगा, आज जैसे छोड़ो क्या हाथ तुरंत ठंडा हो जाएगा। तो यानी वैसा भी आपका ये वाला मटेरियल होना चाहिए। यानी ये नहीं कि गाड़ी चल रही है तो एकदम गर्म हो जाए। आपने गाड़ी खड़ा किया, ठंडा होने की वजह वो परान से गर्म पड़ल बना, तले और चला दिए, तले उसका क्या है मेल्टिंग पॉइंट पकड़ लिया, तले मेल्ट हो गया। नहीं, वो जल्दी हीट एब्जॉर्ब कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, पर जल्दी से वो हीट रिलीज भी कर दे। ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलेंगे भैया, ये बियरिंग मटेरियल है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। वैसे ही ये सारे क्लासिफिकेशन को किया गया है। अगला है मिश्र धातु से बनने वाली जो भी आपका क्या है मटेरियल्स हैं। ये क्या है, ये बेस मेटल में मिलकर उनके गुण को सुधारती है। यानी जो आपका मटेरियल है, मटेरियल यानी सबसे बढ़िया मिश्रित है ना। धातु क्या है, धातु आप में जिनमें मटेरियल की मात्रा होगी, और धातु क्या है जिसमें मटेरियल की मात्रा नहीं होगी। तो भैया मिश्र का हो गया जिसमें मटेरियल और नॉन मटेरियल दोनों का गुण हो। मटेरियल एक ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तगड़े रूप से, नॉन मटेरियल ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कम फ्लो होती है। तो भैया मिश्र क्या हो जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल में फ्लो हो। बस एक तो एग्जांपल करो यार, उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी तेजी से फ्लो हो रहा है, किसमें, धातु में। और जो भी आपका नॉन मेटल है उसमें क्या है, ओम में भैया धरवे नहीं के बात, केहू में गंगा जल नियर हर रहता, कोनो में बहते नहीं थे। तो जैसे ही आप मिश्र बनाओगे, यानी आपने मेटल और नॉन मेटल जब दोनों का समावेश किया तब आपका क्या बना, मिश्र धातु। अब ये मिश्र धातु क्या करेगा, जो गंगा जल, जो भी आपका गंगा जल बहत रहा ओके टोटी नियर काम करी। यानी टोटी खोलो, जितना चाहिए उतना लो, फिर टोटी बंद कर दो। यानी मिश्र धातु एक ऐसा मटेरियल है जिसमें आपका मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों के प्रॉपर्टीज को पाए जाते हैं। जिसमें हम मेटेलिक मटेरियल को लेते हैं, उसमें कुछ सुधार करते हैं, उनके गुणों में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, और उसको जैसे हम मॉडिफिकेशन कर देंगे तो वो मेटेलिक पदार्थ अब नहीं रहा, वो क्या बना, वो आपका बन गया मिश्र धातु। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ज्यादा समय देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके लाइफ से रिलेट करती हैं। जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आप सबको याद होती जाएंगी, हाँ भैया ये मटेरियल हम देख ले बानी, ठीक बा। उसके बाद आपका क्या है, तांबा है और उनके मिश्र धातु है। ठीक है, इसके बाद आगे है लोहा व स्टील। आपको पता है लोहा क्या है भैया, स्टील क्या है, ये भी आपको पता है। फिर आपका आता है अपसादी पदार्थ। ठीक, अब आते हैं अगला, क्या अभी आपका क्लासिफिकेशन दिया है आपने, अभी तक 2 क्लासिफिकेशन पढ़ लिए। अगला जो आपको बताया उपयोग आधारित वर्गीकरण, यानी जो आप उपयोग करने वाले हो उस उपयोग के आधार पर अब जो क्लासिफिकेशन करोगे उसको आप बोलोगे उपयोग के आधार पर क्लासिफिकेशन। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा पता है, देखो क्वेश्चन देगा उपयोग के आधार पर मेटल का, यानी जो भी पदार्थ है उनका वर्गीकरण करिए। तो मेटलिक के आधार पर आप वर्गीकरण कर दोगे। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछेगा क्या चीज, कि भैया औद्योगिक, यानी औद्योगिक के आधार पर मेटल्स का क्लासिफिकेशन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, जो आपका तीसरा क्वेश्चन बनेगा वो आपका क्या बनेगा, वो आपका बनेगा भैया कि मेटल का जनरल क्लासिफिकेशन कीजिए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, उसके आंसर आपको देख के लिखने पड़ेंगे। क्लियर है, तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये कहां रुका हुआ भाई, चलो
इसके बाद यहां तक तो आपके सारे वो चीज थे, यानी जो आपको मटेरियल के टाइप थे, क्लासिफिकेशन थे, सबका टाइप और क्लासिफिकेशन दिया गया है। एक बार आप लोग रीडिंग लगा लीजिएगा। अब बढ़ते हैं भैया टेस्ट पे। अब ये भी जान लो, आपका एक क्वेश्चन उससे फिक्स हुआ, एक क्वेश्चन यही फिक्स करो। आपके ये टोटल 5 टेस्ट होंगे, इन 5 टेस्ट में एक टेस्ट आपका फिक्स है कि एग्जाम में वो आना है, लिखित है कि वो भाई आएगा, लिखित है कि वो आपका आएगा। ये 100% फिक्स है कि एक टेस्ट आपको आपके एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेगा। क्लियर है? अब भैया पहला टेस्ट क्या है? जो आपका पहला टेस्ट है वो है भैया टेंसाइल टेस्ट। अब टेंसाइल टेस्ट क्या होता है? अभी आपने टेंसाइल सुना, तन्य सुना। तन्यता क्या थी? तन्यता यानी किसी चीज को ढाई के खींच रहे हो, कितना खींच ले रहे हैं, वही क्या है? आपका तन्य है। ठीक है, तो यानी अब तन्यता टेस्ट करोगे, यानी कोई मटेरियल को कितना खींच ले रहे हो, यानी कितना वो खिंचाव सह रहा है, कितना लोड लगाने में वो टूट जा रहा है, वही क्या है? तन्य है। अब ये बताओ, आपके घर में कोई भी हम कॉलम या बीम को कास्ट करते हैं, मान लीजिए हमारा ये बीम है, ये बीम यदि सीधा है, ये बीम यदि सीधा है, इस पे लोड कोई अप्लाई हो रहा है, यानी कोई भी फोर्स इसके ऊपर आ रहा था, आपको पता है कि भैया ये किसमें जाएगा, इस पे 3 एक्सिस होते हैं। पहला आपका हो जाएगा टेंशन, दूसरा हो जाएगा कंप्रेशन, और बीचवा में होला आपका न्यूट्रल। क्या चीज? न्यूट्रल। ना ही यहाँ पे टेंशन काम करी, ना ही यहाँ पे कंप्रेशन काम करी। ठीक, तो इस पे जब लोड अप्लाई होगा ऊपर से कौन कौन सा आएगा लोड? डेड लोड आएगा, लाइव आएगा, और विंड आएगा, स्नो आएगा, भूकंपीय आएगा। यानी 5 प्रकार के लोड जब इसके ऊपर आएंगे बीमवा पे, तो बीमवा क्या करेगा? सैगिंग करेगा, यानी बीम झुकेगी। ये सब डिफिनीशन है 2 नंबर के सैगिंग का होला। ठीक है, अब ये सारे जितने भी डिफिनीशन है हमने डिटेल में पढ़ाए थे। ठीक है, तो उसको याद करना, बस यहाँ पर आ रहा है तो हम बता रहे हैं। देखो, अब जो चीज निकालने वाले हो, क्या निकालने वाले? टेंशन। तो अब ये बताओ, इस पे लोड यदि आ रहा है तो क्या होगा? बीम कुछ ना कुछ बेंड करेगा। अब ये बताओ, क्या कभी सुने हो कि हम ईटा को, यानी जो ब्रिक है या कोई भी कंक्रीट का आप जो क्यूब कास्ट करते हो, यदि हम उसको तोड़ते हैं तो पहले ऐसे फूलता है, ऐसा नॉर्मल खड़ा है, ऊपर से दबा रहे पहले ऐसे फूलेगा, हैं, तो उसके बाद टूटेगा? नहीं भाई, कंक्रीट का वो फूलता उलता नहीं है। कंक्रीट पे जहां लोड लगा और जहां उसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से बढ़ा, तुरंत क्या हो जाएगा? ऐसा पट्ट से बोल देगा, तुरंत पट्ट से बोल देगा। उसके अंदर कोई भी सहन शक्ति नहीं है कि भैया अपने शरीर को थोड़ा फैलाएंगे, पचकाएंगे, मोटाएंगे, उसके बाद टूटेंगे। जैसे आपका प्लास्टिक, इस प्लास्टिक को हम यदि कंप्रेसर के नीचे रखें, इसको दबाएं, तो क्या करेंगे? इसको जैसे दबाएंगे, ये वाला पोर्शन पहले इसके अंदर घुसेगा, घुसने के बाद जब फिर ये दबाना स्टार्ट करेगा, तो भाई बोतल अपना शेप ऐसे बदलेगा। ये क्या करेगा? बोतल अपना पूरा ऐसे मोटा होगा, पट्ट से बोलेगा, फटेगा। परंतु ऐसा कंप्रेशन नहीं करने वाला। जो भी आपका कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, यदि उस पे लोड लगा तो वो तुरंत क्या करेगा? यहां से ब्रेक हो जाएगा। कोई भी चीज उसमें मैनेज करने वाला नहीं है। परंतु इसके अंदर क्या लगाते हैं? इसके अंदर लगाते हैं क्या चीज? लोहा, सरिया। इसमें क्या लगाते हैं? सरिया। अब सरिया करता क्या है? अब वही काम सरिया पर आ जाओ। आप इसको चाहे खींचो, कंक्रीट का कोई भी स्ट्रक्चर चाहे खींचो चाहे दबाओ, वो तुरंत टूट जाएगा। परंतु वही काम यदि लोहे पे आ जाओ, लोहे को यदि आप खींच रहे हो तो पहले लोहा पतला होगा, इतना मोटा लोहा यदि खींचे हम तो पहले क्या होगा? यहां से पतला होगा, इतना पतला होगा, फिर इससे पतला होगा, फिर जाकर वो टूटेगा। तो यानी आपका लोहा क्या है? टेंशन में बड़ा अच्छा है। यानी इसके अंदर हम लोहा यदि सरिया प्रोवाइड कर दें तो बीम पे यदि आपका कंक्रीट टूट भी गया तो टूटने के बाद भी क्या करेगा? सरिया पकड़ के रखेगा दोनों ओर से। रुकल लो भैया, रुकल लो, घरवा से जाए दिन के चल जाइए, तब छोड़म, तब आराम से गिरल जाई। यानी जब सभी लोग निकल जाते हैं तो टूटने से पहले संकेत देता है, किसके कारण देगा? वो भाई सरिया कारण देगा। सरिया है तो भैया टेंशन को झेल लिया, टेंशन को झेलने से वो क्या कर रहा है? अंदर के लोगों को सेफली बचा के रख रहा है। वही काम आपका। अब वो जितने टेस्टेस हैं, कैसे माने किस मटेरियल का जो भी टेंशन है वो अधिक है, किसका कम है, तो वो सारे टेस्टेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए आप पहले टेस्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर बोल रहे हैं 100% लिख के दे रहे हैं कि एक टेस्ट आएगा आएगा आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पहला भैया तन्यता टेस्ट।
टेंसाइल टेस्ट किसके द्वारा करेंगे? यूटीएम मशीन के, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के थ्रू हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। डिफिनीशन क्या होता है भैया? डिफिनीशन में हम लोग थोड़ा पढ़ लिया जाए, पढ़ने में अच्छा खासा, पढ़ने में मजा आता है, इसलिए पढ़ते हैं। तन्यता परीक्षण वह परीक्षण है जिसमें किसी सामग्री को खींचकर उसकी शक्ति व नम्यता को ज्ञात करते हैं, यानी उसके टेंसाइल स्ट्रेंथ को ज्ञात करते हैं, यानी कितना हम खींच सके, नहीं उस किसी भी मटेरियल को कितना हम खींच दें कि भैया वो अपने मूल स्थितियां में बनल रहे, वो टूटे ना, तो उसका हम पता लगाने के लिए अपने टेंसाइल मशीन का प्रयोग करते हैं और टेंसाइल टेस्ट का यूज करते हैं। क्लियर है? उद्देश्य क्या है भैया? सामग्री का अंतिम नम्य शक्ति यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ और उसका उपज तनाव वृद्धि यंग मापांक को ज्ञात करने के लिए हम इस टेस्ट का प्रयोग करते हैं। लिखने का पैटर्न सेम टू सेम ऐसे रहने वाला, डिट्टू यही लिखना, इना की इधर उधर कर दो, बाद में नंबर इन्ने नहीं तो हमसे मतलब नहीं बा। हम 50 बार बोलते हैं, जो लिखने का पैटर्न हम प्रोवाइड किए हैं उसी लिखने के पैटर्न में आपको लिखना है। लिख के दे रहे हैं बाबू, 4 नंबर से नीचे नहीं मिलेगा, बस पैटर्न फॉलो करना है। एप्लीकेशन लिखने का भी एक फॉर्मेट होता है, एप्लीकेशन एवं लव लेटर, दोनों में जमीन आसमान का अंतर, 19 और 19 लाख का अंतर बा, ठीक बा। तो आप लोग के लिखैया में और इस लिखैया में 19 लाख का अंतर है। क्लियर है? जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में लेना, पहले डिफिनीशन दो, वो टेस्ट भैया है क्या, किस लिए करते हैं, उद्देश्य, उससे इस टेस्ट को परफॉर्म करने से क्या चीजें हम निकालेंगे, क्या चीजें हम निकाल सकते हैं, क्यों निकालना आवश्यक है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका फिगर दिया भैया, इस फिगर में क्या है? ये आपका क्या भैया? यूटीएम मशीन है। ये क्या है? ये आपका यूटीएम मशीन है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें लगाते हैं भैया। ये आपका प्रॉपर यूटीएम मशीन है, इस पे आपका जबड़ा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ बाबू? इस पे आपका जबड़ा लिया, पहला जबड़ा, दूसरा जबड़ा यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। अब करते क्या है, यहाँ पे आपके स्क्रू लगे रहते हैं, जैसे होता है ना इसे गोल गोल घूमल रहेला, जिसपे नटवा बोल्टवा कसते हो, वही वाला मोटा सा रहेगा लोहे का राड का, ठीक है। ये जब मशीन चलना स्टार्ट करेगी, ये जब मशीन चलना स्टार्ट करेगी ना, तो ये चीज का गोल गोल घूमेगा। अब ये किसका काम कर रहा है? ये काम कर रहा है नट का। ये वाला आपका मूवेबल जबड़ा होता है, यानी ये मूव करता है। ये क्या होता है? आपका फिक्स्ड होता है, यानी इस जबड़े में आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा, चाहे लोहा हो, स्टील हो, ब्रास हो, जो भी इंस्ट्रूमेंट लेना होगा उसको आप लोगे, उस नमूने को आप पहले इसके ऊपरी जबड़े में फिक्स करोगे, दूसरा इसके निचले वाले जबड़े में आसानी से फिक्स कर दो, बढ़िया से कर दोगे ताकि भैया वो निकले ना। जब आप इसको फिक्स कर देंगे तो फिक्स करने के बाद क्या होगा? मशीन को ऑन करोगे तो हाई, ये तो भैया फिक्स है, ये में कोनो खुराफात नहीं होगा। ये भैया ऊपर नीचे होने वाला जबड़ा है, तो ये क्या करेगा? ये नट का काम करेगा। अब मान लो हमारे पास एक नट पड़ा है, क्या पड़ा है? हाई नट है हमारे पास। अब इस नट में यदि हम इसको डाल दें और डालने के बाद क्या करें? इसको हम नचाएं, इसको यदि हम इसको नचाएं तो क्या होगा? हाई धीरे धीरे ऊपर जाएगा ना, यानी ये चीज ऊपर नीचे करेगी। क्यों? हाई तो भैया अपने एक्सिस पड़ा है, ये केवल ऐसे ऐसे घूम रहा है तो ये कहाँ नीचे आ रहा है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, उल्टा घूम रहा है तो ऊपर जा रहा है, ये घूम रहा है तो नीचे आ रहा है। यही काम सेम कौन करता है? आपका ये जबड़ा करता है। जैसे ये स्क्रू घूमना स्टार्ट करेंगे, ये तुरंत नीचे आना स्टार्ट करेगा। और नीचवा का, नीचवा बीचवा में लोहा फंसा के रखे हो। अब यहीं पे आप एक मीटर लगाते हो। क्या चीज? यहां पे आप एक मीटर लगाए जिसमें से 2 लेजर लाइट निकली। वो लेजर लाइट क्या करेगा? इसका हाई वाला रीडिंग देख लेगा। भैया बीचवा में जब इंस्ट्रूमेंट आप बनाते हो, यानी कोई भी परीक्षा करते हो, तो उसका जो नमूना होता है उसको बनाने का एक तरीका होता है। क्या तरीका भैया? वो तरीका ऐसा देखो, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा और फिर आके ऐसे मिल जाएगा। क्लियर है? ये नमूना है, कोई भी हो, लोहा हो, ब्रास हो, स्टील हो, ईटीसी। हाई मीटरवा का जो सिग्नलवा जाएगा, वो सिग्नलवा कहां जाएगा? यहीं पे आके ऐसे पड़ जाएगा। यहीं पे आके जब पड़ जाएगा तो ये बताओ, जब इसको खींचना स्टार्ट करें, जब यहां खींचेंगे तो क्या होगा? हाई लंबाइया बढ़ेगी? यहीं से ना बढ़ेगा, जहां पे कमजोर हिस्सा है टूटता वही है। आपके प्रॉपर हाथ, इस हाथ को हम तोड़ दे, इस हाथ को तोड़ने के बाद अब हम इधर से खींच रहे हैं, आपको यहां से खींच रहे हैं, यानी दोनों हाथ पकड़ कैसे, दोनों हाथ, एक लोग इधर खींच रहे हैं, एक लोग इधर खींच रहे हैं। अब बताओ जल्दी कौन टूटेगा? जल्दी कौन सा हाथ टूटेगा? आप बोलो सर जो हाथ हमने तोड़ा हुआ है, तो वही काम हमने यहां किया है ना।
इसका प्रॉपर बॉडी तो बनी थी, हमने ये वाले पार्ट को क्या किया, कमजोर कर दिया। जब हम कमजोर कर दिया, जब भी लोड लगेगा तो कहां, सारा लोड केंद्रित हो जाएगा यहाँ पे। जब सारा लोड यहीं होगा तो इसी को तोड़ने के पीछे पड़ जाएंगे, मार तोड़ तोड़ यहीं तोड़। तो जब यहाँ से तोड़ोगे तो ये लंबाई इंक्रीज करेगी। लोहा है, लोहे को धाई खींचोगे तो क्या होगा, वो लोहा कुछ ना कुछ ऊपर उठेगा, यानी कुछ ना खिंचा होगा। तो वही जैसे ही इस पे खींचना स्टार्ट करोगे, हाई जो इंस्ट्रूमेंट है इसकी जो लंबाई है क्या होगी, ये बढ़नी स्टार्ट होगी। देखो ऐसे बढ़नी स्टार्ट होगी। जब यही लंबैया बढ़ेगा तो क्या होगा, बिचौआ पतला होता जाएगा। आज जितना लंबैया इंक्रीज करेगा वही इंक्रीजवा क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, वही मीटरवा बता देगा। वही क्या बताएगा, भैया ये मटेरियल है, इसका टेंसाइल इतना अच्छा कि ज्यादा लंबा खींच गई है, टूटल ना है। आइए कब तक करेंगे, जब तक ये टूट न जाए। जब तक ये टूटे ना तब तक इस परीक्षण को हम जारी रखेंगे। ठीक है, अब ये जो मटेरियल है भैया कैसे कैसे मूवमेंट करता है, तो यहां पर आपके आते हैं भैया हुक, साइंटिस्ट हुक। ये तो न्यूटन ही ना, 3 गो नियम देना, बैठ के 12 का फिजिक्स रगड़नी जा। यहाँ भैया अलग अलग आएंगे सब, यहाँ पे एगो नहीं आएगा, कुल मिल के आपसे दुश्मनी निकालेंगे सब बढ़िया से। तो भैया यहाँ पर आते हैं आपके हुक जी, जो आपके कुछ ला दिए थे। क्या दिए थे कि भैया कोई मटेरियल है, कोई मटेरियल है, आप जब इसको तोड़ने जाओगे तो ऐसे ग्राफ देगा। जो लास्टिक मटेरियल है वो भैया इसी ग्राफ देता है, चाहे ये वाला ग्राफ दे ना दे, सीधे यहां से ग्राफ स्टार्ट कर दे। यानी वो या तो भैया इलास्टिक के अंतर्गत हो, इलास्टिक मटेरियल, आपने जितना मटेरियल पढ़ा अब सारे मटेरियल का यहां पे ला के टेस्ट करो, ऐसे करोगे। वो कुछ मटेरियल ऐसा होगा कि आप यदि उस पर लोड लगाते हो, यहां से लोड लगाना स्टार्ट कर रहे हो, परंतु यहां पे कुछ ऐसा सीमा है 2 न्यूटन 3 न्यूटन 4 न्यूटन लोड लगाए, उसकी बॉडी खींची, पर लोड यदि हटा दो तो वापस से आके अपने शेप में चला जा रहा है, उसका जो निशान दे दिए। फिर कुछ ऐसा उन्होंने लोड को बढ़ा दिया कि वो मटेरियल प्लास्टिक में आ गई, यानी लोड को उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा ऐसा बढ़ा दिया कि वो अब अपने वापस अपने उसी अवस्था में नहीं आने, वो डिफॉर्म हो गई, उसका भी हम पता लगा लें। उसके बाद इसका अब हम देखेंगे भैया यील्ड पॉइंट का है, कहां पे भैया ब्रेक करिए, कहां पे भैया टूट जाएंगे, फ्यूजन पॉइंट का है। यहां पे एक चीज और पता करोगे, यानी इसमें कौन सा ऐसा फोर्स था, यानी इस नमूने पे कितना फोर्स लगाएं, ये क्या हो, परमानेंट अपने रूप में डिफॉर्म करे। यानी एक तो भाई खींचा तो नहीं क्या, जब खींचल स्टार्ट के अंदर पूरा खींचते जाता है, तो वही काम करेगा। यानी यहां पे जब फोर्स का मान इंक्रीज कर दोगे तो क्या करेगा, परमानेंट अपने रूप को चेंज करता जाएगा, और एक आखिरी पॉइंट आएगा जहां पे क्या होगा, वो टूट जाएगा। यानी ये ग्राफ आपको कहां मिलेगा, इससे मिल जाएगा। ठीक है, ये आप मैनुअली बना सकते हो, मैकेनिकली आपको मशीन बना के दे देगा। ये हुआ आपका टेंसाइल टेस्ट। क्लियर है, जितनी चीजें हमने बोली हैं वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हैं। क्या क्या चीज है, ये है मीटरवा, जो मीटर हम बोले ना ऐसे ला के एकदम फिक्स कर दोगे, वो मीटर रीडिंग बताएगी कितनी बड़ी है कितनी घटिया है। ठीक है, बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट लिखे हुए हैं, क्या है सावधानियां क्या है भैया, सेंटर पे लगाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भैया कंप्रेसिव स्ट्रेस। यहां तक टेस्ट था, जितनी चीजें बोले हैं वो सारा स्टेप लिखा हुआ है। ठीक है, जितना हम बोले हैं सारा स्टेप लिखा है, जो हम बोले हैं बस वही चीजें लिखनी है। ठीक है, हम बोले भी है तो आगे आप लोग को याद हो जाए। बोलना ज्यादा असर करता है, एग्जाम में बैठोगे तो हमारी बोली हुई बातें आपको गूंजेंगी, गुरुजी ने बोला था। ठीक है, पेपर फाड़ना है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्या है, अगला है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो आप कहां नहीं पढ़े हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पढ़े हो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंक्रीट में पढ़े हो, सीएम में पढ़े हो, यानी तीनों में पढ़ के बैठे हो, ये चौथा बार आ रहे हो पढ़ने। तो हम क्या बताएं, क्या पढ़ाएं, चलो पढ़ा देते हैं, कुछ बच्चे नए होंगे जो पहली बार पढ़ रहे हो। चलिए पढ़ा देते हैं। आपने सरिये के विशेषता जान ली, भैया सरिया क्यों लगाते हैं, परंतु ये बताओ आप कंक्रीट भी तो लगाते हो। अब वो कंक्रीट कितना लोड बियर कर रहा है, जैसे आपको आपके ऊपर ये 10 किलो रखे, लाओ सर जी लाओ, 20 किलो रखे तब लाओ लाओ सर जी लाओ छील लेंगे, 25 किलो रखे था सर जी रुक जा रह दम ना हुई, 30 किलो कर देता आराम से बैठ गया, हाँ चला खत्म हो गई। नहीं, यानी लोड कितना बियर कर रहे हो, वो लोड बियरिंग कैपेसिटी कौन बताएगा, हाई बताएंगे। यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एक ऐसा मतलब तरीका है जिसके द्वारा किसी भी मटेरियल पर हम दाब लगा के पता कर लेंगे कि वो कितना दाब सहता है और कितने लोड पर जाकर वो टूट जाता है। यानी कितने लोड पर जाने के बाद वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। उसका हम पता कहां से लगाएंगे, अपने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में। क्या लिखा है,
किसी सामग्री का दाब कर उसकी दाब शक्ति कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मापने को परीक्षण को कहते हैं भैया कंप्रेसिव टेस्टिंग। क्लियर है? इसमें क्या क्या चीजें हम निकाल सकते हैं भैया? कोई कंक्रीट है यानी 3 एक का मसाला बनाए हुए हो, गिट्टी मिला दिए हो, उसका भी हम निकाल देंगे। यानी सीमेंट है, सैंड है, एग्रीगेट है, वाटर है, 4 चीजें मिलाए हो, कंक्रीट का क्यूब बनाए हो 15 बाई 15 बाई 15 का, उसको आप यहां पर कर लोगे टेस्ट। फिर आप यहां पर अपने ब्रिक का भी कर लोगे, पत्थर का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल लोगे, कोई भी मेटल है उस मेटल का भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल लोगे। यानी कितने लोड लगाएं ताकि वो बियर कर रहा है, कितना लोड लगा दिए वो टूट गया। 25 किलो तक आपकी बॉडी सह लेगी, पर 25 से जैसे 1 किलो बढ़ाएंगे पैर डगमगाना स्टार्ट, यानी भैया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गड़बड़ा गई। और जहां 30 की तुरंत बैठ जाओगे, यानी 25 का आपके अंदर है, यानी 25 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर का लोड बियर कर लोगे, और जहां हमने 30 किया तुरंत ब्रेक हो जाओगे। तो वही चीजें किससे पता करोगे? इससे पता करोगे। करते कैसे हैं? यूटीएम मशीन है। सबसे पहले 3 एक का मसाला बनाते हो, मसाला बनाने के बाद या सॉरी 1 1.5 3, 1 1.5 3 का मतलब क्या है? 1 बोरी सीमेंट है, 1.5 बोरी बालू है, 3 बोरी क्या है? आपका गिट्टी है। इन तीनों को आपस में मिक्स करने के बाद एक रेशियो में आपने मिक्स कर लिया। 15 सेंटीमीटर लंबा, 15 सेंटीमीटर चौड़ा, 15 सेंटीमीटर ऊंचा क्यूब आएगा। उस मोल्ड में आप डालोगे, डालने के बाद उसको 24 घंटे तक वहीं पड़ल रहते। मोल्ड में डालने का प्रोसेस क्या? बढ़िया से उस पे मतलब लगा लेना, ग्रीसिंग करा। कितना बार पढ़ा चुके हैं, ग्रीसिंग करा लेना। उसके बाद उसको डालने में 24 घंटे छोड़ देना। 24 घंटे बाद उसको निकालना, पानी में क्यूरिंग करना, यानी पानी में 27 दिन तक छोड़ना। पहला जो उसको डाले हो 1 दिन घट गया, 27 दिन क्यूरिंग करना। टोटल कितना हुआ? 28 दिन। 28वें दिन बनाना, मेरा बाबू सोना करना, बढ़िया से पोछना ओछना, अल्लाह के मशीन के अंदर डाल देना। ये मशीन आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला आप मैनुअली इसको ऑपरेट कर सकते हो, यहाँ पर हाइड्रोलिक लगा रहेगा, उससे देखिए ऊपर नीचे करोगे दाएं बाएं तो यह प्रेशर बनाएगा, तोड़ेगा। यहाँ पे भी 2 प्रकार का जबड़ा होगा। पहला ही जबड़ा फिक्स होगा, ये नहीं घूमने वाला। और जो सेकंड जबड़ा है ये क्या होगा? ये भैया मूवेबल होगा। ये क्या होगा? मूवेबल होगा। ये क्या होगा? फिक्स होगा। जैसे ये क्या है? मैकेनिकली ऑपरेट हो रहा है, यानी यहां से आप बटन को क्लिक कर रहे हो ग्रीन वाला, यहां से लोड जितना अप्लाई कर रहा है लोड का वैल्यू यहां दिखाएगा, और जिस लोड पे इस पे क्रैक डेवलप हो गया, यानी आपका ये क्यूब है, जिस लोड पे ये क्रैक दिखा दिया वो ऑटोमेटिक मशीन क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। या तो रुक जाए या तो भैया रोक दो, क्योंकि आपको भैया क्रैक दिख गया। क्रैक दिखने का मतलब भैया ये अपना स्ट्रेंथ हमको दिखा दिया। जहां पे रुका है वही रीडिंग क्या होगी? यदि इसकी रीडिंग कितनी आई है? 22 आई है, तो क्या लिखोगे? 22 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर। क्लियर है? न्यूटन क्या है? फोर्स है। लोड अपन एरिया होता है, यानी कितना लोड लगाया कितने एरिया पर, यह होता है। इस पे लगा रहे हो लोड, बात कहां लगा रहे हो? ये ऊपरा वाले एरिया पर लगा रहे हो, नीचे वाले पे लगा रहे हो, जो पीछे गया है उसी एरिया पर ना तुमने लगाया है, तो भाई लोड अपॉन एरिया, इसका सूत्र होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। क्लियर है? आगे बढ़े। अब जितनी चीजें हमने बोली हैं वही सारी चीजें यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई है। वर्नियर कैलिपर्स हो गया, सिलेंडर हो गया जिसमें डालोगे, यहाँ पर सीटीएम मशीन है भैया, यूटीएम से भी कर लोगे, सीटीएम से कर लोगे। देखो यूटीएम मशीन जो यहाँ पे था, यूटीएल मशीन, यहाँ पे भी क्या करोगे? अपना क्यूब रखोगे, यहां से जैसे नीचे आएगा इसका जबड़वा देखो, तो नीचे वाला जबड़ा बनल बा, ये जबड़वा कंप्रेशन का काम करता है, यानी ये कंप्रेशन और टेंशन दोनों को निकालता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है आघात परीक्षण। क्या चीज बाबू? आघात परीक्षण। अब ये आघात क्या होता है? आपको यदि हम सडन लोड दें, जैसे एक होता है बाबू ऐसे देखिए, चलो होने चलो, क्या होगा? धीरे 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 आघात में क्या? 4 टस मारी, एक थबड़ा, तो क्या होगा? तुरंत का मुंडी घूम जाएगा। यदि हम यही चीज धीरे से मार रहे हैं, इसे हमको 4 न्यूटन का फोर्स लगाना है, हमारे पास दो है रास्ता। क्या है? या तो हम 4 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगाएं, ऐसे से लगाएं, या एक के बाद 4 न्यूटन का हाथ पाने मारे 60 से, तो चोट किस पे लगेगा? ऐसे ज्यादा लगेगी। 4 न्यूटन लगाए तब लगेगा, एक के बाद चट से मार रहे तब लगेगा। तो जवाब आएगा सर, जब चट से मारोगे तब ज्यादा तेज लगेगा। तो जब हम चट से मार रहे हैं तो आपका गलवा सह रहा है कि नहीं, ये कितना लोडवा सह रहा है, वही सहने की क्षमता हम का कब पता लगाएंगे, उसको कहते हैं आघात परीक्षण। ठीक है? ऐसे करते हैं भैया, समझो इसको क्या करते हैं। किसी सामग्री पर अचानक ऊर्जा जो भी वो अवशोषण क्षमता को मापने का मेथड होता है, यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट है अचानक कितना ऊर्जा ले रहा है। जैसे नॉर्मल एग्जांपल हम प्रोवाइड कर रहे हैं,
यहां पर आपके क्या खड़े हैं, यहां पर यदि आपके राहुल सर खड़े हैं तो राहुल सर को क्या करेंगे, हम ये दौड़ते हुए आ रहे हैं, जब यदि हमारी रफ्तार कितनी है, मान लो हमारी रफ्तार है 6 न्यूटन की, 6 न्यूटन से फोर्स है, परंतु रफ्तार मानो, उसको रफ्तार ले लो, 4 न्यूटन से हम आ रहे हैं एकदम दौड़ते दौड़, बीच में राहुल सर खड़े हैं, तो क्या भैया थोड़े हल्के हैं, हम ऐसे आएंगे थोड़ा धकिया के चल देंगे, तो जब हम धकियाएंगे तो कितना फोर्स लगा रहे हैं, क्या हमारे जो 4 न्यूटन का लोड था क्या वो 4 से उनको भी ढकेलेंगे, नहीं, वो किसका काम कर दिए, एक बैरियर का काम, मतलब किए काम जो हमारे फोर्स को क्या करेंगे, कम कर देंगे। यानी हम 4 से यदि आए हैं तो उन्होंने एक रजिस्ट किया जिसके कारण हमारा लोड क्या हो गया, 2 पे आ गया या 1 पे आ गया, यानी अब धीरे धीरे चलो चलो उन्हें चला, यानी ऐसे करेंगे। अब वही परंतु उसने तो किया, यानी पहला मटेरियल तो ऐसा हो गया जो हमारे लोड को क्या किया भैया, उन्होंने 4 का 2 कर दिया। एक मटेरियल ऐसा रखो जैसे आपको यहाँ पर एकदम पतला दूंगा, लकड़ी वाला, लकड़ी टाइप का जितना पतला इंसान हो खड़ा कर दो, क्या होगा, हम यदि 4 से आ रहे थोड़ा धकियाएंगे वो खुद छटक जाएगा, यानी हमारा 4 का 4 वैसे ही रह गया, हमारा जो 4 का फोर्स था वो 4 ही रह गया। अब आते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है, अब यहाँ पे एकदम बकायदे किसी बड़े हट्ठे तगड़े बॉडी बिल्डर खड़ा दो, जैसे चाइना का सुमो पहलवान आता है, चाइना का आता है ना सुमो पहलवान, उसको खड़िया दो, हम यहाँ से आ रहे हैं 4 का फोर्स लेके, तो बताओ क्या वो उसको हम धकिया पाएंगे, धकिया तो उसको सरका नहीं पाएंगे, यानी हमारा जितना फोर्स है सब जाके वहीं रह गया, सब जाके वहीं पर रह गया, यानी 4 का 4 का हो गया, फेल हो गया। तो ये बताओ इससे देखने से क्या पता चल रहा है, हमने सडन लोड इस मटेरियल पर लगाया तो भैया इसका जो भी आघात वर्धन क्षमता है बहुत बेकार बा, रोकना पहलस भैया हमार वही रफ्तार सब निकल गई नहीं। दूसरा क्या है भैया, इसका कुछ तो है 50-50 है, आपके रफ्तार को रोक रहा है, यानी इस वाले मटेरियल का प्रयोग करेंगे तो जो सडन लोड आएगा भैया बियर तो कर लेगा, बियर कर लेगा, परंतु तो लगा देता हूं, चाहे सडन लोड लगाओ और चाहे कितना हुमच के लगाओ कुछ नहीं असर पड़ने वाला, यानी जिस मटेरियल का ये लोड ज्यादा अच्छा होगा भैया वो झटका से भी यदि कोई लोड लग रहा है तब पर भी क्या करेगा, वो बियर कर लेगा। बस यही सेम कॉन्सेप्ट आपके इसमें प्रयोग होता है। यहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, अब इस इंस्ट्रूमेंट को बनाते कैसे है, ये भैया नॉच रहेगा, जैसे आपका इंस्ट्रूमेंट है इस इंस्ट्रूमेंट का इसे नॉच बनाते हैं, एक कहा जा रहा नॉच, ठीक है। अभी वही काम करेगा, अब वही काम करेगा, क्या काम करेगा, आपका हाथ है बीच में से तोड़ दिए हैं, वापस से हाथ ऐसे रखे हैं, अब बता बोले मारो इस पे, कहां टूटेगा, यदि आप यहां भी मारोगे तब पर भी टूटेगा यहीं से, आप लोड कहीं लगा दो पर टूटी यहीं से, कहां है, काहे कि पहले से इसको हम कमजोर करके रखे हैं, तो इसीलिए हम नॉच को बनाते हैं ताकि हम सटीक कैलकुलेशन कर सकें कि भैया जो लोड लग रहा है वो सटीक कितना बियर कर रहा है, भैया इसमें मारेंगे तो भैया कुछ शायद बढ़ जाए, यहां मारेंगे तो कुछ बढ़ जाए, परंतु अगर इस एक्सिस पे मार दिए तो एक्यूरेट पता चलेगा, यानी सारा लोडवा क्या करेगा यहीं पे केंद्रित करेगा, वो बता देगा, यहां पे मारेंगे तो क्या करेगा, लोडवा डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, यानी कुछ हिलने देगा कुछ हिलने देगा कुछ हिलने देगा, यानी हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलने वाली। और जब वही नॉच बना देंगे मारेगा सट से तो जितना लोड है सबका हो जाएगा, यहीं पे आकर केंद्रित हो जाएगा कि चलो पहले यहाँ पे भैया कमजोर है पहले यही ठोको, क्लियर है, तो वही काम यहाँ पर करते क्या भैया, आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है जो टेस्ट को परफॉर्म करता है, इसमें आपका क्या लगाता है, हथौड़ा। बाबू फिगर सब में बनाना कंपलसरी है, ठीक है। टेंसाइल में क्या करोगे, टेंसाइल का फिगर यदि आपको बनाना है वो फिगर ज्यादा कठिन है, तो देखो ऐसे करना है, ऐसे आराम से टोपी से पहना देना, ठीक है, यहाँ पे एक चीज ऐसे लटकाना, ठीक है, नीचे आना ऐसे कर देना, यहाँ पर आप एक ऐसे बनाना ऐसे, क्लियर है, ये कर देना, ऊपर आना तो ऊपर ऐसे इसके सामने रहेगा, ठीक है, यहां पर अपने इंस्ट्रूमेंट को ऐसे लगा देना, नमूना, इसको थोड़ा ऐसे बड़ा कर देना, यहां पे नमूने का फिगर हम बनाए थे ऐसे कर देना, क्लियर है, नमूना ऐसे कर देना, ऐसे ब्रैकेट में डाल मतलब ऐसे कर देना, घुरिया देना, ठीक है, यहां पे आप इसको ऐसे ऐसे कर देना, स्क्रू दिखा देना कि भैया इसी मार्ग पर वो चलता है, क्लियर है, ये क्या बना आपका टेंसाइल बना। अब इस मतलब प्रॉपर नाम हम कर देना, ठीक है भैया, टेंसाइल मतलब टेंसाइल टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है, क्या है, यूटीएम है, ठीक है। अब सीटीएम कैसे बनाओगे, सीटीएम चाहे तो यही बना दो, सीटीएम जस्ट यही बना दो, क्या करो इसके नीचे बस ऐसे थोड़ा सा प्लेट लगा देना, यहीं पे लाके अपना क्या लगा दो, ऐसे ब्रिक लगा दो, ठीक है। इस ब्रिक को ऐसे करना, ऐसे घेरिया देना, ऐसे ब्रैकेट में यहाँ पे ऐसे कर देना, ऐसे क्यूब बना देना, क्यूब तो आता ही होगा तुम लोग बनाने, इसका डायमेंशन कर देना 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, यहाँ कर देना 15 सेंटीमीटर,
क्लियर है? क्या बना, दोनों का बन गया। तीसरा का ये रहा फिगर, तीसरे का फिगर कहाँ है, तीसरे का फिगर ये रहा, ये रहा आपका इंस्ट्रूमेंट। साफ बना लोगे। यहाँ पर हथौड़ा पड़ा है, यहाँ पे आपका नमूना है, नमूने का फिगर ऐसे करना, ऐसे लाके ऐसे घेरिया देना, यहाँ पे ऐसे बड़का सा ब्रैकेट करना और यहाँ पर ऐसे। क्लियर है? ये क्या है, ये भैया आपका लोहा का जिस भी इंस्ट्रूमेंट, जिस भी मटेरियल का आपको आघात टेस्ट करना होगा उसको लाके यहाँ पर उस मटेरियल का नाम यहाँ पर लिखना। लोहा है, आयरन है, स्टील है, एल्युमिनियम है, ब्रास है, ईटीसी, तांबा है, जो करना कर लेना। ठीक है? करते क्या है, इस पे लाकर रखोगे, यहाँ पर रीडिंग लगा लेना। यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पर रीडिंग लगी हुई, देखो यहाँ पे रीडिंग लगी है ना। जैसे ही इसको ला के यहाँ टॉक करोगे यानी नॉक करोगे, यहाँ पे लॉकिंग मशीन होता है, रियल में तो कुछ और होता है, यहाँ पे बस आपको बनाने के लिए लिखा है ताकि तुम लोग को बनाना आ जाए। यहाँ पर जब लॉक कर दोगे तो ये रीडिंग क्या रहेगी, 0 पे आके सेट, ऊपर दिखाया ससुरा नीचे रहता है, ऐसे रहता है, यहाँ 0 रहता है। ठीक है? जैसे ही इसको छोड़ोगे तो ये बताओ, यदि हम इस यहाँ पर यदि 0 है तो ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा तो ऐसे रहेगा, सेम टू सेम। ठीक है? मान लो यहाँ पर 0 है, यहाँ पे सेंटर पे 5 है, ठीक है, जूल में दिया रहता है। अब ये बताओ, यदि हम 5 पे लाके, मतलब 0 पे लाके इसको रोके हैं, सेंटर 5 इधर 10 है, तो ये बताओ यदि हम इस पे इंस्ट्रूमेंट ना लगाएं, यहाँ पे नमूना ना लगाएं, इसको उठा के हम छोड़ दें तो पेंडुलम ना चाहे ना, यानी एक ओर से हम उठा के छोड़ेंगे तो वापस उसी दूरी तक जाए, मिनिमम थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ता है। यानी यदि हम इधर से 0 छोड़े हैं, यदि वापस छोड़ेंगे तो सेंटर ऑफ 5 है, तो यानी यदि इतना दूरी 5 कवर किया है तो जो इधर जाएगा वो भी कितना जाएगा, 4.9 तक जाएगा, यानी जाना चाहिए। ठीक है? यानी नॉर्मल तो ये हुआ, आदर्श तो ये हुआ, परंतु अब इसका कल्पना कैसे करेंगे, जूम कैसे करेंगे, लॉक किए 0 पे, जैसे ही यहाँ पे मटेरियल लगाए हो अब कंडीशन अप्लाई होने शुरू हो गए। यदि आपका पहला वाला कंडीशन है भैया हल्का है, कुछ जान परान कुछ नहीं, बस शीशा टाइप के बाद, तो क्या होगा, जैसे छोड़ोगे इसको तोड़ेगा और तोड़ने के बाद प्रॉपर रीडिंग यहाँ तक आ जाएगी, कुछ उसका बियर करेगा। ठीक है? मान लो यहाँ पर सेकंड कंडीशन लगा दिए, यानी जो थोड़ा स्ट्रांग है, जो जिसपे आघात थोड़ा सा वो आघात को सहेगा, तो क्या होगा, वो जैसे ही छूटेगा ये तो आगे इसको तोड़ेगा, पर इसको तोड़ने में कुछ ना कुछ शक्ति अपनी लॉस करेगा। जितनी शक्ति लॉस करेगा वो क्या करेगा, रीडिंग आके यहाँ पर रुक जाएगी। ठीक? अब तीसरा इंस्ट्रूमेंट ले लो, तीसरा नमूना जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा हो, आघात जो भी शक्ति हो इतना ज्यादा हो, जैसे इसको छोड़ लाकर टन से टकरा के रुक गया, तो क्या होगा, ये रीडिंग पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। क्लियर है? इससे हम लोग उन सभी इंस्ट्रूमेंट का पता लगाते हैं, मतलब कितना भैया उसके अंदर स्ट्रेंथ है, यानी कोई मटेरियल पे यदि हम झटके से लोड को अप्लाई करते हैं तो कितना बियर करता है। ये हुआ आपका तीसरा टेस्ट। ठीक है? इसके बाद आते हैं चौथे पे, जितनी चीजें हम बताएं वही चीजें लिखी हुई है। ठीक है? पेंडुलम है भैया, ऊपर उठाओगे छोड़ोगे ये चीज। अब आता है भैया थकावट परीक्षण। थकावट परीक्षण मतलब क्या है, आप काम करते हो, कई बार सुने होगे मोटरसाइकिल चला रहे थे बढ़िया पिराता है, कई बार आप लोग सुने होंगे भैया हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते इतना गाड़ी चला दिए हैं शरीरिया दर्द कर रहे हैं। तो भैया गड़िए पर ना बैठल लाला कि बैलगाड़ी पे बैठल लाला, नहीं गाड़ी बैठे थे, कहाँ बाड़ी दुखाता। तो इससे गाड़ी पे जो झटका आ रहा था, जो वाइब्रेशन ऐसे ऐसे कर रहे थे, उसके वजह से सारे बॉडी के पार्ट्स क्या कर रहे थे, कंपन कर रहे थे। कंपन इतना ढेर हो गई कि आपका बॉडी क्या हो गया, दुखाइल स्टार्ट हो गई। तो वही कमवा क्या करता है, आपका थकावट परीक्षण करता है। क्या करता है भैया, बार बार भार लगाने या हटाने से सामग्री की विफलता की प्रवृत्ति को जांचना ही क्या है, थकावट परीक्षा है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका इंस्ट्रूमेंट रहता है, देखो हाई जो इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो, इस इंस्ट्रूमेंट का जो नमूना है सेम नमूना आप प्रयोग करते हो। क्लियर है? यही नमूना रहेगा, दोनों जबड़ में लगा दोगे। अब करता क्या है, इसके अंदर अब व्हील लगल रहेला, का लगल रहेला, व्हील लगल रहेला। वो व्हीलवा कैसे होला बाबू, ऐसे होला। ठीक? यहाँ पे मान लो एक तो पिस्टन लगा दिए हैमर टाइप का, यहाँ पे एक रॉड है जो क्या इससे जुड़ी हुई है। अब ये बताओ, ये एक केसिंग कवर में पड़ा हुआ है, ठीक, यहाँ पे इसका एक्सिस है। अब ये बताओ जब ये पीछे आएगा, ये पहिया इसे घूम रहा है, तो यदि ये पीछे घूमेगा तो क्या होगा, इसके साथ ये बना है, यानी ये पिस्टन में क्या आएगी, ऐसे मान लो ऐसे है, जैसे पीछे आएगा ये पिस्टन में पीछे आएगा, जैसे नीचे से आगे जाएगा ये पिस्टन क्या होगा, पीछे आने के बाद अब आगे जाना स्टार्ट करेगा, यहाँ पे जाकर सबसे आगे रहेगा, यहाँ पे आएगा सबसे पीछे, यानी आगे पीछे आगे पीछे। पुराने जमाने के वो ट्रेन वाली पहिया
कौन सा गाना बना था, चल छैया 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 छैया, वही वाला गाना चलेगा यहाँ पे। यानी ट्रेन के पहिए की तरह क्या करेगा, आगे पीछे मूवमेंट करेगा। तो आगे पीछे ऐसे तो नहीं करेगा, चल छैया 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 ना तगड़ा, चल छैया छैया, यानी ढाई 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 47 की तरफ फायर करेगा। यानी इतना ज्यादा लोड अचानक लगाएगा, ठाक 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 ठाक, तो वही चीज आप पता करेगा। यानी इस पूरे बढ़िया को क्या करेगा, ऐसे सेक करेगा, क्या करेगा, आगे पीछे झट 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 पूरा सेक करना स्टार्ट करेगा। तो वो जब सेक करेगा आपके बॉडी को प्रॉपर ऐसे ऐसे करना स्टार्ट कर दे, तो वही क्या कर रहा है, इसके ऊपर थकावट उत्पन्न कर रहा है। यानी कोई मटेरियल है उसको कितना ऐसे ऐसे कर दें ताकि पता चले कि ये कितना लोडवा बियर कर रहा है, यानी कितना इसमें थकावट परीक्षण, यानी कितने चक्कर ये सह लिया और कितने के बाद ये टूट गया, तो वो पता करने के लिए आता है। और इसका प्रयोग किस मटेरियल पे हम ज्यादा करते हैं, इसका प्रयोग जो आप साइकिल चलाते हो, आपने साइकिल चलाते देखा होगा, और एक भैया और एक प्रेशर बढ़ाएगा तो यहाँ पे लोड लगा दे लीजिए, कहाँ लगा दे बल जाएगी, यहाँ पे लोहे का बाट देखे होगे, ऐसे 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 50 ग्राम का होता है एक ठो, 50 ग्राम का होता है, देखे ही होगे, तो भाई 50 ग्राम का होता है। ठीक, आपका जो साइकिल चलता है तो साइकिलिया में पहिया लगल रहेला, पहिया से यहाँ से ऐसे निकला रहेला, ऐसे रहेला, यहाँ पे सीट एक गद्दी होला, यहाँ पे लाके फिर पहिया हो जाला। ठीक, ये सारी चीजें तुमने देखी है, क्लियर है ना। परंतु ये बताओ, जो साइकिलिया पे लगा रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे लगा होता है बियरिंग। अब ये जो साइकिल जब गढ़ावा में जाले, जहां पे गड्ढा मिलल, क्या होगा, ये खट खट साइकिलिया ऐसे कूदती है, तो जो कूद रही है वो क्या कर रही है, उसी पे ना नॉक कर रही है, उसी पे ना नॉक कर रही है। यानी ये जो नॉक कर रहा है ये कहां पे प्रयोग करेंगे, यानी ऐसा मटेरियल का हम पता लगाएंगे इसके द्वारा जिसपे हम झटका यदि बार बार दे रहे हैं तो भैया वो सहे लोहा की तरह ना हो कि यदि हम बार बार पीट रहे तो हम नशे पे चेंज कर दे, नहीं, उसको हम पता करेंगे कि किसका जो भी थकान परीक्षण है, यानी थकान कैपेसिटी या सहने की ज्यादा क्षमता है, जिसकी ज्यादा होगी भैया यहाँ पे लगा देंगे, उसका प्रयोग कर देंगे। तो वही चीज है, क्लियर है। अब जितनी चीजें हम बोले हैं, फिगर आपके सामने है, मेथड आपके सामने है, कैसे हम लोग लगाएंगे वो सारी चीजें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। इसके बाद अब आपका आता है मरोड़ परीक्षण। अब तक तो आपने ऐसे ऐसे ठोका, छूटा नहीं है, जैसे हथौड़ी से मारते हो। अब यहाँ पर आएगा मरोड़ परीक्षण, यानी आपके हाथ को पकड़ के ऐसे ऐसे पूरा घूम रहा है, पूरा घुमाने के बाद यहाँ से 4 राउंड मारेंगे, आराम से सोओगे, अरे मम्मी हो, पहला राउंड यदि मोड़े कोई असर नहीं पड़ा, दूसरा मोड़ना स्टार्ट किया, सर जी छोड़ दो, सर जी छोड़ दो, तीसरा राउंड मोड़े, अरे मम्मी, आज जैसे ही 5 बार मोड़ दें क्या हुआ, यहीं से छट से चटक जाएगा। यानी इस मरोड़ परीक्षण से हम पता करते हैं कि किसी भी नमूने को या कोई मटेरियल को कितना बार हम मोड़ सकते हैं आसानी से, और कितने मरोड़ के बाद वो क्या होगा, टूट जाएगा। वही चीज इससे हम पता लगाते हैं। पढ़ो क्या लिखा है, किसी सामग्री को मोड़कर, क्या लिखा है, मोड़कर उसकी कर्तन शक्ति या कठोरता मापने के परीक्षण को मरोड़ परीक्षण करते हैं। यानी हाई जब हम तोड़ रहे हैं तो तोड़ने में क्या हो रहा है, आपका हथवा यहाँ टूट रहा है ना, यानी इसे कट जा रहा है, तो वही कटने में क्या बोले, कर्तन। ठीक है, तो वही चीज हम इससे पता लगाते हैं। कैसे करेंगे भैया, ये रहा इंस्ट्रूमेंट, ये रहा, यहाँ पे भी वही जबड़ा होगा, वही नमूना होगा, सेम नमूना आपके पास यहाँ पर रहने वाला है। इस नमूने को हम लगाएंगे, लगाने के बाद ये एक यहाँ पर जबड़ा है, दूसरा जबड़ा यहाँ पर है, यहाँ पे देखो टॉर्च कर रहा है, क्या कर रहा है, इसको घुमा रहा है, क्या कर रहा है, इसको मोड़ रहा है, इसे व्हील ऐसे चल रही है, देखो यहाँ पर एरो बनाया है, यानी पिछवा से आके इसे चल रहा है। जैसे चलेगा तो क्या होगा, ये घूमेगा घूमेगा घूमेगा, और जैसे जैसे घूमेगा, घूमने के साथ इसके नंबर ऑफ चक्कर भी नोट करेगा, यानी कितना चक्कर मार रहा है, यहाँ पर रीडिंग लगल बा, वो रीडिंग में नोट करी, नोट करके बताई, 10 चक्कर मार लेनी, 20 चक्कर मार लेनी, टूटल नहीं खे, और चक्कर मार, और चक्कर मारेगा, तब तक मारेगा जब तक ये टूट न जाए। क्लियर है, उसको हम कहते हैं मरोड़ परीक्षण। जिसका ज्यादा अच्छा होता है भैया ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ये रहा, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है, मतलब मरोड़ परीक्षण मशीन चाहिए हमको, और सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई। नमूने को हम फंसाएंगे दोनों जबड़ों में, घुमाना धीरे धीरे, टॉर्क लगाना स्टार्ट करेंगे, घुमाना मतलब क्या है, टॉर्क लगाना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग इसका आखिरी रीडिंग नोट कर लेंगे। अब क्या भैया आया, अब अगला क्या आ रहा है, यहाँ तक टेस्ट थे। अब इन टेस्टों को याद करना आपकी जिम्मेदारी है कि एकदम बढ़िया से करें। कॉन्सेप्ट ऑफ मतलब स्ट्रेस का सिद्धांत, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक समझो। ई टाइप के है, यानी 5 टेस्ट है, इस 5 टेस्ट में से एक टेस्ट 5 नंबर में बाबू फिक्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये आएगा। हमने इसीलिए एकदम डिटेल में देहाती लैंग्वेज बतानी है ताकि दिमाग में घुसल रही। ठीक बा, एक बार पीडीएफ पढ़ोगे तो जितनी चीजें हम बोले हैं ना, सारी चीजें दिखेंगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भैया क्या किसी थी, आगे था एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ
स्ट्रेस यानी इस टाइप, यानी इसके प्रकार को बताना है और स्ट्रेस के सिद्धांत बताना है। तनाव वह आंतरिक प्रतिरोध है जो किसी पदार्थ के अंदर व बाहरी बलों के कारण उत्पन्न होता है। यानी स्ट्रेस क्या है, तनाव क्या है? तनाव भैया बहुत तनाव मानिए, तनाव प्रेशर आ गया मेरे दिमाग में, बहुत स्ट्रेस में, बाबू हट जाओ ना, मार दे थबड़ा से, यानी तुम हट जाओ वरना हम भाई पीट देंगे, क्योंकि हम इतना वर्कलोड से परेशान हो गए हैं कि हमारे अंदर इतना स्ट्रेस डेवलप हो गया है। तो एक चीज तो क्लियर होगा, स्ट्रेस कहाँ डेवलप हो रहा है? स्ट्रेस आपके अंदर डेवलप हो रहा है। कैसे हो रहा है? जो बाहर से वर्कलोड पड़ रहा है। यानी एक तो कॉन्सेप्ट बनाओ भैया, बाहर से जब तक वर्कलोड नहीं आने वाला है स्ट्रेस डेवलप नहीं होने वाला। स्ट्रेस कहां डेवलप होगा? जब हम किसी भी मटेरियल पर जब हम लोड लगाना स्टार्ट करते हैं तो उस लोड लगाने से जो उसके अंदर होने वाला चेंज है, यानी हम किसी भी मटेरियल को यदि हम खींच रहे हैं तो ये क्या है? लोड है। लोड लगा खींचना स्टार्ट किए, जब इसको खींच रहे हैं तो एक अंदर एक बल है जो इस खिंचाव का विरोध कर रहा है, जो इस खिंचाव का विरोध कर रहा है वही क्या है? उसका स्ट्रेस है। वही क्या है? उसका स्ट्रेस है। यानी स्ट्रेस एक क्या है? आंतरिक प्रतिरोध है जो बाहर से लगाए गए बल को, यानी बाह्य बल को वो क्या करता है? प्रतिरोध करता है। जब तक वो बाह्य बल के बराबर होता है तब तक वो इलास्टिक में होता है। यानी आपने 2 न्यूटन का बल लगाया, थोड़ा चेंज हुआ, छोड़ दिए, वापस अपने में आ गया, तो यानी वो इलास्टिक हुआ। जैसे आपने ज्यादा लोड लगाया, यानी आंतरिक स्ट्रेस से आपके लोड का बल ज्यादा हो गया, तो क्या प्लास्टिक स्टेट में यानी परमानेंट डिफॉर्मेशन हो या बाकी सारे कॉन्सेप्ट इसी पर है। अब भैया स्ट्रेस क्या आपने जान लिया? आंतरिक प्रतिरोध है जो बाहर से लगाए गए फोर्स का क्या करता है? विरोध करता है। अब ये क्या होता है? स्ट्रेस इक्वल टू होता है आपका F/A। स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है? आपका F/A। ये क्या है? आपके सूत्र है, आपके न्यूमेरिकल में काम आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी तो है, यहाँ पे लिखा भी है, तनाव की इकाई मूल प्रति यानी न्यूटन प्रति mm स्क्वायर होता है। आपको पता है F क्या है? लोड है। A क्या है? एरिया है, मतलब एरिया है, और मतलब वो बल है। बल का मात्रक न्यूटन हो गया, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर हो गया। क्लियर है? अब इसके टाइप आ गए। अब ये टाइप्स क्या हो जाता है? हमने कहा ना, आप लंबाई में लगाओगे, यदि आपको खींच रहे हैं तो टेंशन में हो गया, यदि हम आपको दबा रहे हैं तो दबाने विरोध करोगे। 20 किलो रख रहे हैं तो यानी आपके अंदर से एक लोड आ रहा है जो क्या बोल रहा है? भैया 20 किलो पर नहीं हम दबने वाले, तो यानी अंदर से एक लोड आ रहा है जो उस 20 किलो का सहन कर रहा है। यानी आपको यदि हम खींचे, दोनों हाथ पकड़ जैसे खींचना स्टार्ट किया तो आप ऐसे लाके ऐसे पकड़ रहे हो, यानी दोनों हाथ को अंदर कर रहे हो, यानी टेंशन में भी आप काम कर रहे हो। यदि आपको हम नीचे बैठ के दबा रहे हैं तब पर भी काम कर रहे हो। ठीक है? तो वही चीजें हैं। अब टेंशन कितने प्रकार से होते हैं वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। क्लियर है? पहला आपका आता है तनन शक्ति, यानी तन्य तनाव क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। जब किसी वस्तु को खींचने वाला बल लगाया जाता है तब उसके अंदर विकसित होने वाला तनाव तन्य शक्ति कहलाता है। क्लियर है? समय भी ज्यादा हो रहा है, चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी, अभी तक पहला नहीं हुआ। भैया कंप्रेसिव क्या होता है? जब किसी भी मटेरियल को आप दबाते हो तो दबाने के कारण उसके अंदर से जो भी स्ट्रेस आता है उसको हम लोग दबाव तनाव कहते हैं। ठीक है? यानी कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है? कर्तन क्या होता है? जब किसी भी पिंड को आप काटते हो, जब किसी भी पिंड को आप काटते हो, यानी किसी मटेरियल को आप काटते हो तो इस कटाव का जो विरोध करता है वही क्या होता है? आपका यानी कटने की प्रवृत्ति का जो विरोध करता है उसको हम बोलते हैं कर्तन तनाव। यानी किसी वस्तु को ऐसा बल लगाया जाए कि वो वस्तु एक परत को दूसरी परत के ऊपर सरकाने की प्रवृत्ति को पैदा करे तो विकसित तनाव को कर्तन तनाव कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद आपका आता है प्रत्यक्ष तनाव, उसके बाद आपका आता है वक्र तनाव। क्लियर है? अब आते हैं भैया एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेन एवं स्ट्राइक। वही चीजें हैं। ठीक है? इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, बाकी सारी चीजें तो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब ये कहाँ होता है, कितने टाइप्स के बोला था ना, अब टाइप्स के बना लंबाई में हो सकेला, उसके चौड़ाई में हो जाएगा। यानी लंबाई में हो सकता है स्ट्रेस के कारण, मतलब जो भी चेंजेस है वो या तो लंबाई में हो जाए, या तो चौड़ाई में हो जाए, या तो उसका आयतन बदल जाए। यानी उन्हीं सब के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। पहला है विकृति वह अनुपात है जो किसी सामग्री के लंबाई में हुए परिवर्तन एवं उनके मूल लंबाई के बीच पाया जाता है। यानी हमारा जो भी
मान लो ये इंस्ट्रूमेंट था, इस पे हमने लोड टेंशन में लगाया, तो टेंशन में लगाने के बाद क्या होगा, इसकी लंबाइया क्या होगी, यदि ये एल थी तो यहाँ पर टेंशन में लगाने पर क्या हाई लंबाइया बढ़ गई, यानी डेल्टा एल बढ़ गई। यही यदि कंप्रेशन में डाल दे तो ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, इस पे अंदर की तरफ फोर्स लगाए तो क्या होगा, ये एल था, यहाँ पे ये क्या होगा, ये दब गया, ये क्या हो गया, दब गया, यानी इतना क्या हो गया, डेल्टा एल ये छोटा हो गया। क्लियर है? तो वही चीजें बता रहा है कि यानी जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, जो चेंजेस होगा वही बता रहा है क्या होता है। तो यानी जो भी आपके विकृति का सूत्र होता है क्या है भैया, स्ट्रेन का। अब स्ट्रेन किससे डेवलप होता है, आपके स्ट्रेस से। किससे डेवलप होता है, आपके स्ट्रेस से। ठीक है, अब भैया स्ट्रेन को इससे प्रदर्शित करते हैं, क्या हो गया, जब लंबाई में होगा तो परिवर्तित लंबाई अपान में एल, यानी जो आपका L1 था, मतलब मान लो ये है, ये आपका एल हुआ, ये क्या है, हेलो, चलिए, यानी अब ये जो लंबाई बदली इसको हमने मान लिया भैया ये L1 है, क्या है, L1 है। तो आपको डेल्टा एल यदि निकालना होगा तो क्या करो, L1 माइनस एल कर दो, अब बटा में जो वास्तविक लंबाई एल थी उसको कर दो। यही चीज यहाँ पर बताया है। उसके बाद सेम चीजें ऐसे ही आपकी आएंगी। अब कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में बताया, स्ट्रेन हो गया, और स्ट्रेन के टाइप्स क्या है। पहला है अनुदैर्ध्य विकृति, जब किसी सामग्री की लंबाई में बढ़ोतरी या कमी होती है तो उसको हम क्या मतलब अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं, यानी E1 इक्वल टू डेल एल बाई मतलब एल, डेल्टा एल बाई एल। अब क्या है, अनुप्रस्थ विकृति, जब लंबाई में परिवर्तन के कारण सामग्री की चौड़ाई या मोटाई या व्यास में परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग अनुप्रस्थ विकृति कहते हैं। जो क्या होता है भैया, E इक्वल टू डेल्टा डी बाई डी। अब ये डी क्या है आपको पता चल गया होगा, कैसे निकालेंगे, जो वास्तविक उसका डाया होगा, जब हमने उस पे फोर्स लगाया, स्ट्रेन हुआ, मतलब उसके अंदर स्ट्रेन जो भी डेवलप हुआ है उस स्ट्रेन के कारण कितना चेंजेस हुआ, उस चेंजेस का पता लगाने के लिए जो वास्तविक था जितना चेंज हुआ उसमें से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, डेल्टा डी मिलेगा। और डी क्या है भैया, आपका ओरिजिनल है ये है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कर्तन विकृति, जब किसी, देखो जो आपका स्ट्रेस डेवलप हो रहा था, जितने टाइप पर हो रहा था, जितना टाइप्स था, अब उन सबका उठा के तुम किसमें मतलब किसमें लाओ, आपके स्ट्रेन में लाओ। बाकी सारी चीजें वही है, वो अंदर से फोर्स आ रहा था, अब होने के बाद क्या चीजें हैं, कितना बदल रहा है, वो आपका किसमें आ जा रहा है, आपके स्ट्रेन में आ जा रहा है। जो रोकने का विरोध कर रहा था वो आपका स्ट्रेस था, अब होने के बाद कितना हुआ वो क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया। बाकी सारी चीजें वही हैं। अब भैया यहाँ पर वॉल्यूम में बताया, वॉल्यूम में निकालना होगा स्ट्रेन, तो कैसे निकालोगे, E इक्वल टू डेल्टा बी बाई भी। भी क्या है, डेल्टा बी क्या है, जो पहले का वॉल्यूम था बदलने के बाद फोर्स लगाएं उसका रूप बदल गया, बदलने के बाद जो भी वॉल्यूम मिला दोनों को माइनस करेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे, जो आएगा वो क्या होगा, आपका डेल्टा भी होगा। ये क्या है, जो पुराना वॉल्यूम था जिसपे हमने फोर्स लगाया था वो आपका वॉल्यूम हो गया। ठीक है, ये सारा न्यूमेरिकल में आएगा। अब यहाँ पर आते हैं भैया हुक्स लॉ। अब भैया हुक्स लॉ क्या कहते हैं, हमने कहा था ना एक तो साइंटिस्ट है जो फिर परेशान करिए, वही आपके हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के नियम के अनुसार जब कोई सामग्री अपने लोच सीमा यानी इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट क्या भैया, लोच सीमा, यानी किसी मटेरियल का वह पॉइंट जहां तक हम लोड लगा दे, लोड यदि हटा दे तो वापस अपने उसी अवस्था में आ जाए, तो उसको हम कहेंगे लोच सीमा। क्या कहेंगे, लोच सीमा। यानी आपका यहां से लोड लगाना स्टार्ट कर रहे पूरा फैल रहा है, यानी उसकी लंबाई बढ़ रही है, लंबाई बढ़ रही है, यहां तक तो बढ़ी, यहां तक प्रॉपर बढ़ी है, और जैसे ही तुमने अपने लोड को हटाया वापस से अपने उसी अवस्था में आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, लोच सीमा। यानी ये जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे भैया इलास्टिक लिमिट है, और जैसे ही अपने लोड को बढ़ाओगे तो ये इलास्टिक से हट जाएगा, तुरंत में चला जाएगा या भैया प्लास्टिक में चला गया, यानी अपने रूप को वो कुछ ना कुछ डिफॉर्म कर लिया। क्लियर है, तो वही चीजें ये क्या बोल रहे हैं, हुक्स लॉ बोल रहे हैं। यानी हुक्स लॉ क्या बोलते हैं, इस नियम के अनुसार जब कोई सामग्री अपने लोच सीमा के अंतर्गत
हेलो, हाँ तो ठीक है। तो यानी जब कोई सामग्री अपने लोच सीमा यानी इलास्टिक लिमिट के भीतर होता है तब तक तनाव विकृति के सीधे क्या होती है, अनुपाती होती है, यानी सीधे अनुपाती होती है। जितना आपका स्ट्रेन होगा उतना ही क्या होगा, आपका स्ट्रेस होगा। यानी जैसे जैसे स्ट्रेस डेवलप होगा वैसे वैसे आपका क्या होगा, स्ट्रेन भी बढ़ेगा। तो इसको क्या बोला इन्होंने, हुक्स लॉ ने बोला। किसको बोला, आपने हुक्स लॉ को बोला कि जैसे जैसे आपका स्ट्रेन डेवलप होगा वैसे वैसे क्या होगा, आपका स्ट्रेस भी डेवलप होगा, जब तक वो लोच सीमा के अंतर्गत है। और जैसे लोच सीमा के बाहर जाएगा भैया ये तुरंत हट जाएगा। क्लियर है। यानी इलास्टिक लिमिट क्या है, जहां तक लोड लगाए हो आप लोड हटाने के बाद अपने पुनः उसी अवस्था में आ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे भैया ये इलास्टिक लिमिट के अंतर्गत है। इसी के अंदर आपके हुक्स लॉ ने बताया, हुक्स लॉ ने मतलब बोला क्या कि भैया इलास्टिक लिमिट के अंतर्गत तब तक तनाव क्या होता है, विकृति के सीधे अनुपाती होता है। यानी हम लोड लगा रहे हैं, जो भी स्ट्रेस यानी जो भी उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है और स्ट्रेस के कारण जो भी स्ट्रेन हो रहा है वो क्या होंगे, आपस में दोनों क्या होंगे, समानुपाती होंगे। क्लियर है। यानी यदि स्ट्रेस बढ़ रहा है तो स्ट्रेन बढ़ेगा, स्ट्रेन बढ़ रहा है तो आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। क्लियर है, वही चीजें। इसके बाद हम यदि इसको हटाते हैं तो यहां पर आपका जुड़ता है इक्वल टू ई, और ये क्या होता है, ये होता है यंग मापांक। अब ये अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है, लोहे का अलग होगा, स्टील का अलग होगा, एल्युमिनियम का अलग होगा। तो ये आपका न्यूमेरिक वैल्यू है जो हमेशा पता है, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कभी बदलता नहीं है। तो इसका चार्ट आता है, चार्ट को जाके आप आराम से अध्ययन कर सकते हो। अभी ये समय नहीं है कि आप चार्ट का अध्ययन करो, ठीक है। अब जितने भी ये पॉइंट हैं, ये पॉइंट देख रहे हो ना, यहां तक जाएगा भैया, लोड लगाए वापस अपने उसी अवस्था में आ जाएगा। यहां से जाएगा प्लास्टिक में आ गया, यानी उसने अपने रूप को चेंज कर दिया। उसके बाद परमानेंट डिफॉर्मेशन होना कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आखिरी पे जाकर वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये सारी चीजें यहां बताया है। और ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। आपको ये बनाना है, ये ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब क्या क्या कौन सा पॉइंट क्या क्या चीजें हैं यहां पर बताए गए, का क्रम से बताया गया। अब भैया आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब भैया उष्मीय तापीय तनाव दिया। अब देखो आपको पता है कि जब भी हम किसी भी मटेरियल पर उष्मा लगाते हैं तो उष्मा लगाने के बाद देखो, जब भी हम किसी मटेरियल पर कोई भी उष्मा लगाते हैं तो उष्मा लगाने के बाद क्या होता है, उष्मा लगाने से वो मटेरियल क्या होता है, या तो फैलता है, जैसे आपका लोहा है, लोहे को गर्म करो क्या करेगा, फैलेगा। तो जब फैलेगा तो भैया किसी चीज को तुम फैलाओ चाहे घटाओ उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन दोनों डेवलप होने वाले हैं। और ये मैकेनिक्स है ना, यानी इसमें खाली हुए अध्ययन करना है, स्ट्रेस करो स्ट्रेन करो, स्ट्रेस करो स्ट्रेन करो। यानी ऐसा मटेरियल, यानी जब किसी मटेरियल पर हम ताप की सहायता से, यानी जब उसको गर्म करेंगे तो वो फैलता है और जब उसको ठंडा करें तो क्या होगा, सिकुड़ता है। तो इन दोनों के कारण क्या होता है, उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों डेवलप होता है। तो उसी को हम यहां पर क्या बोलेंगे भैया, ये उष्मीय तापीय तनाव है। यानी उष्मा के कारण उत्पन्न होने वाला जो भी तनाव है उसको हम बोलेंगे भैया ये उष्मीय तनाव है। क्लियर है, क्या चीज है, डिफिनीशन हम मतलब डिफिनीशन अब हम पढ़ रहे हैं। जब किसी पदार्थ पर का तापमान बढ़ाने या घटाने से उसमें क्या होता है, फैलाव होता है और सिकुड़ाव बाधित होता है, तब उसमें जो आंतरिक तनाव उत्पन्न होता है उसे तापीय तनाव कहते हैं। अब भैया ये तापीय तनाव करता क्या है, हम गर्म कर रहे हैं भैया, फैलने से रोक दिया। हम किसी भी मटेरियल को गर्म कर रहे हैं, वो फैलने से रोक रहा है। क्या रोक रहा है भैया, मत फैलो। लोहे की प्रॉपर्टी है, लोहे गर्म कर रहे हैं वो फैल रहा है, पर तुरंत थोड़ी फैल रहा है, तुरंत फैल रहा है नहीं, तुरंत नहीं फैल रहा है। जब तक उसको बढ़िया से गर्म नहीं किए हैं, जब तक इस तनाव से ऊपर का फोर्स हमने नहीं उसको प्रोवाइड किया, तब तक वो फैला नहीं, वो आराम से गर्म हो रहा है, लाल हो रहा है। जब प्रॉपर लाल होकर जब अपने सीमा के बाहर जा रहा है, यानी तनाव के बाहर जा रहा है, तब जाकर वो फैलना स्टार्ट कर रहा है। तो वही चीज है, या तो हम उसको ठंडा करें या उसको हम गर्म करें, यानी उष्मा बढ़ाएं या उष्मा घटाएं। परंतु उष्मा बढ़ाने या घटाने से जो नेचर है कि वो फैलेगा सिकुड़ेगा, उस फैलाव और सिकुड़ाव का जो विरोध करता है, उस विरोधी को हम कहते हैं भैया ये तापीय तनाव है। क्या है भैया, ये तापीय तनाव है, यानी उष्मा तनाव है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
अब क्या है भैया, इलांगेशन बार है। वही चीजें आपको इस पे न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। इलांगेशन का क्या होता है, आपका सूत्र होता है डेल्टा एल इक्वल टू होता है पी इंटू एल अपान में ए इंटू ई। आपका पी क्या होता है, ये पी आपका प्रेशर है, एल आपकी लंबाई है, ए आपका एरिया है और ई क्या है, आपका यंग मापांक है। क्या है, आपका यंग मापांक है। ये आपका सूत्र है, ये सूत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समय कम है, बाकी सारे टाइप हैं, आप लोग इसका अध्ययन एक बार कर लीजिएगा। क्लियर है, समय का फाउंडेशन है, इसलिए हमको जल्दी जल्दी बढ़ना पड़ा। जो जो टॉपिक्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, थ्योरी में पूछे जाने वाले थे, उसको हमने बता दिया। ये सारे न्यूमेरिकल का टॉपिक थे, यानी इनके सूत्र को पढ़ना है और सूत्र को पढ़ने के बाद अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। क्लियर है, अब यहां बढ़ते हैं भैया। अगला आपका यूनिट 2। उम्मीद है कि आपको यूनिट फर्स्ट में किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं भैया। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है भैया, जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, क्या होता है जड़त्व आघूर्ण। जो आपका सेकंड यूनिट है उसमें आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, वो पूछा जाता है भैया जड़त्व आघूर्ण क्या है, उसको समझाइए। जड़त्व आघूर्ण क्या है उसको आप समझाइए। ये बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जड़त्व आघूर्ण किसी वस्तु की विशेषता है जो उसे किसी धुरी के, जो किसी भी धुरी के यानी किसी भी एक्सिस के और घूर्णन में परिवर्तन का विरोध करने के योग्य बनाती है। यानी जड़त्व आघूर्ण क्या कहता है, जड़त्व आघूर्ण किसी वस्तु की वह विशेषता है जो किसी भी धुरी के चारों ओर घूर्णन यानी घूमने में जो भी परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे जड़त्व आघूर्ण। क्लियर है, यह वस्तु के द्रव्यमान क्षेत्रफल के दूरी मतलब दूरी के अनुसार वितरण पर निर्भर करती है, यानी कितना डिस्टेंस है उस पर ये निर्भर करता है। क्लियर है, धुरी से अधिक दूरी पर स्थित कण जड़त्व आघूर्ण में अधिक योगदान देते हैं। क्लियर है, अब जड़त्व आघूर्ण का जो भी नियम है यानी I इक्वल टू बोल रहा है समेशन क्या हो जाएगा आपका mr²। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं भैया। आगे क्या क्या चीजें हैं, जड़त्व आघूर्ण का आपका ये मतलब ये भी एक सूत्र है। क्या है बाबू, I इक्वल टू होता है, ये क्या होता है, इंटीग्रेशन का सिंबल है। किसका, इंटीग्रेशन का। आप लोग 12th में होंगे जो बच्चे, वो लोग जो 12th पढ़ कर आए होंगे वे ये पढ़े होंगे, और जो लोग मैथ सेकंड पढ़े होंगे उसमें भी आपका इंटीग्रेशन आया था। ठीक है, बीए। आर क्या है, आर दूरी है, आर क्या है, डिस्टेंस है, यानी ये क्या है आपका रेडियस है। क्लियर है, उद्देश्य है, बाकी ये फीचर्स है, विशेषताएं हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या है, अनुभाग मापांक क्या होता है। ठीक है, के से आप क्या समझते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ज्यादातर आपके पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है जड़त्व आघूर्ण क्या होता है उस पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हर साल 2 नंबर में या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है, तो आप लोग उसको देखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट आप टिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं भैया, क्या होता है अनुभाग मापांक। डिफिनीशन क्या है, अनुभाग मापांक किसी भी संरचनात्मक सदस्य जैसा बीम हुआ कॉलम में मोड़ प्रतिरोध की क्षमता को, क्या, उसकी मोड़ प्रतिरोध की क्षमता को दर्शाने वाला गुण है। यानी कोई बीम है चाहे कॉलम में, यदि उस पर लोड लग रहा है, लोड के कारण जो उसमें मरोड़ उत्पन्न हो रहा है उसको दर्शाना, मतलब जो भी उसको दर्शाने का गुण है उस गुण को हम कहते हैं भैया ये क्या है, अनुभाग मापांक है। ये क्या होता है आपका Z इक्वल टू I/Y होता है। क्लियर है, सूत्र है, सूत्र को याद करते रहिएगा। इस छोटे छोटे सूत्र है, इनको याद करते हुए आप साथ में आगे बढ़िएगा। क्लियर है, बाकी सारी चीजें विशेषताएं फीचर्स हैं, इनको देख लीजिएगा। देखने के बाद एग्जाम में इसको ऐसे पॉइंट वाइज लिख दीजिएगा। बाकी PDF आपको अबेट 2.0 बैच में मिल जाएगा। फिर क्या आता है, परिभ्रमण त्रिज्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको अधिकतर कई बार वो छोटे छोटे डिफिनीशन आते हैं ना, आपके CM में भी आया था डिफिनीशन, जो छोटा वाला आता है 2 नंबर में, उसमें पूछा जाता है परिभ्रमण त्रिज्या क्या होती है, आप जरा इसको एक्सप्लेन करिए। ठीक है, परिभ्रमण त्रिज्या उस दूरी को कहते हैं जिस दूरी पर यदि पूरे क्षेत्रफल या द्रव्यमान को केंद्र से एक ही बिंदु पर संकेंद्रित माना जाता है तो उसे हम जड़त्व आघूर्ण, मतलब जड़त्व आघूर्ण के समान रहे।
क्लियर है? यानी एक बार और पढ़ते हैं इस मतलब इस डिफिनीशन को, थोड़ा एक बार और पढ़ें ताकि और याद हो सके, क्योंकि देखो पढ़ने से कुछ चीजें याद होंगी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इसको पहली बार पढ़ रहे हैं, तो भैया जब पहली बार पढ़ रहे हो तो आपके पास केवल एक ही रास्ता है, भैया पीडीएफ उठाओ 2 से 3 बार पढ़ लो। क्या करो? पीडीएफ उठाओ 2 से 3 बार पढ़ लो, क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं आता है तो लेक्चर से ही आप पास होने वाले हो। क्लियर है? परिभ्रमण त्रिज्या उस दूरी को कहते हैं जिस दूरी पर यदि पूरे क्षेत्रफल द्रव्यमान का केंद्र एक ही बिंदु पर, क्या एक ही बिंदु पर संकेंद्रित माना जाए तो उसका जड़त्व आघूर्ण क्या रहे? समान रहे। क्या रहे? तो उसका जो जड़त्व आघूर्ण है वो समान रहे। क्लियर है? एक बार और पढ़ लो, क्योंकि हम बोले हैं ना भैया इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट है तो बार बार पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। परिभ्रमण त्रिज्या उस दूरी को कहते हैं, यानी जो भी मतलब जो भी इसका रेडियस है, यानी जो डिस्टेंस है, परिभ्रमण त्रिज्या उस दूरी को हम मतलब बोलेंगे जिस दूरी पर यदि पूरे क्षेत्रफल या द्रव्यमान को केंद्र से एक ही बिंदु पर, क्या एक ही बिंदु पर संकेंद्रित माना जाए तो उसका जड़त्व आघूर्ण क्या रहेगा? समान रहेगा। ठीक है? यदि किसी सेक्शन में द्रव्यमान या क्षेत्रफल के वितरण को दर्शाता है, ये किसी भी सेक्शन पर उसके द्रव्यमान एवं क्षेत्रफल के वितरण को दर्शाता है। ठीक है? इसको हम के के द्वारा क्या मतलब के के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। के इक्वल टू क्या होता है भैया? सूत्र है परिभ्रमण त्रिज्या का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका सूत्र भी होता है के इक्वल टू √I/a। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये आई क्या है? आई आपका जड़त्व आघूर्ण है और ए क्या है? ए आपका क्या होता है? आपका क्षेत्रफल है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एरिया या दूरी मतलब सेकंड गुण, दूसरा गुण। क्लियर है? इसको भी एक बार देखिएगा। आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका जड़त्व आघूर्ण है। ठीक है? इससे आपको ज्यादातर एग्जाम मतलब न्यूमेरिकल में देखने को मिलता है, ये सारे पॉइंट ज्यादा आएंगे। अब भैया समांतर अक्ष प्रमेय क्या होता है, ये भी इसको भी थोड़ा देखा जाए। समांतर अक्ष प्रमेय क्या लिखा भैया? समांतर अक्ष प्रमेय किसी वस्तु के किसी अक्ष के बराबर में जड़त्व आघूर्ण, क्या चीज? किसी भी अक्ष प्रमेय, यानी समांतर जो अक्ष प्रमेय है क्या कहलाता भैया? किसी वस्तु का किसी अक्ष के बारे में जड़त्व आघूर्ण जो उसके केंद्रक यानी सेंट्रॉइड वाले अक्ष के समांतर है, उसे d दूरी पर वह बराबर होता है। वह क्या होता है? उसके बराबर होता है। क्लियर है? यहां पर उसका भी फार्मूला दिया गया है। यदि इस फार्मूले को हम सही से लिखें, टाइपिंग में थोड़ा सा ये ऐसे मतलब लिखाता नहीं है, इसे इसलिए ध्यान देना। टाइपिंग में ये सही से लिखाता नहीं है। ये जो आई ऐसे ओ लिखा है ये ऐसे नहीं है, ये आई ओ ऐसे होता है। ठीक है? इक्वल टू आई सी होता है m इंटू डी का स्क्वायर होता है। ये क्या है? इसका सूत्र है। क्लियर है? ये जो डैश लगा है, डैश का मतलब है कि भैया ये बॉटम में है यानी नीचे है, इस पे ध्यान रखना। ठीक है? बाकी सारी चीजें यही हैं। बाकी अब इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन आपका बनता है आई सेक्शन का, टी सेक्शन का और एल सेक्शन का। जो थ्योरी वाला पोर्शन था, थ्योरी वाला पोर्शन आपके ज्यादातर यही है। एक है आपका सूत्र जो प्रूफ करने को आता है, बाकी सारी चीजें यहाँ पर खत्म होती हैं। इसमें जो आपका अगला मिलेगा वो आपको मिलेगा आई सेक्शन एवं टी सेक्शन, जिसको आपको क्या क्या पूछता है इसमें? आपका सेंट्रॉइड पूछेगा, यानी x बार पूछेगा, y बार पूछेगा। निकालते कैसे हैं? यदि हम नॉर्मली किसी क्वेश्चन का बताना चाहें, जो बच्चे न पढ़े हो उनका भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। चलो सबसे पहले हम एल सेक्शन का किसी एक का बता रहे हैं, बाकी ऐप पे पढ़ा हुआ है आपके पास। मान लीजिए यदि आपका कोई एल सेक्शन ये पढ़ा हुआ है, इसका बोल दे भैया इसका निकालो, सेंट्रॉइड निकालो और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। कैसे निकालोगे? सबसे पहले आपको करना क्या है, यहां से हम मानते हैं इसका क्या है 10 mm लंबाई है, यहाँ पे भी क्या है इसकी लंबाई क्या है 10 mm है। यहां से यहां तक का जो लेंथ दिया गया है, या मान लो यदि आपको यहां से यहां तक नहीं दिया है, हाई चीज दिया है, हाई चीज दिया कितना 50 दिया है, 50 mm दिया है। इतना यदि फिगर में आ जाए, या ऐसे ले लो बेस में ले लो, ये चीज बेस में ले लो भैया 30 mm दिया है। यदि ये 30 mm ऐसे फिगर में आ जाए तो क्या ये डिस्टेंस नहीं निकालोगे? सबसे पहले आपका काम होना चाहिए भैया जो चीज दिया है, कोई भी शेप हो, यदि आपका
टी होगा, आई होगा, उसको पहले आप रेक्टेंगल में डिवाइड करोगे। रेक्टेंगल में डिवाइड करने का मतलब क्या है, मान लो ये यदि आपका आई सेक्शन दिया है, ठीक है, ये आपका टी सेक्शन दिया है, तो आपको सबसे पहले करना क्या है, इसको पहले रेक्टेंगल में डिवाइड करो। रेक्टेंगल में क्या, आयत। तो ये इसमें कितना आयत बनाओगे, आयत बनाने को बोले तो जाहिर सी बात है ऐसे लाके इसे खोद दोगे, या तो इसको आयत बना लो या ऐसे आयत बना लो, जैसे ठीक लगे वैसे तुम इसको आयत बना लेना। हमने मान लो ऐसा आयत बनाया, तो हम इसको पहला आयत मानते हैं, इसको दूसरा आयत मानते हैं। क्लियर है। अब आयत बनाने के बाद करना क्या होता है, इसका डिस्टेंस निकालो। अब इसकी लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, लंबाई भैया 30 है, चौड़ाई 10 है। इसकी लंबाई तो पता है भैया 10 है, चौड़ैया कितना है, तो चौड़ैया कहां से निकालो, यहां से निकालो, यानी 50 में 10 घटा दोगे तो यहां से यहां तक की लंबाई मिल जाएगी, यानी यहां से यहां तो मिल गई कितनी, 40 mm। क्लियर है। अब 40 mm वहां मिली, तो ये बताओ यदि हम इसको बोले कि सेम चीज इसमें करो, तो इसमें एक रेक्टेंगल यहां फाड़ोगे, एक यहां फाड़ोगे, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। इसमें बोलो तो ऐसे कर दोगे, पहला हुआ है, दूसरा हुआ, ठीक, सेम कॉन्सेप्ट अब चलेगा। अब रेक्टेंगल बट गए, रेक्टेंगल बतने के बाद क्या क्या चीजें करोगे, अब यहां से करना स्टार्ट करो। क्या होगा बाबू, अब इसमें अपने कॉन्सेप्ट को मतलब बढ़ाना स्टार्ट करो। सबसे पहले आप निकालो क्या चीज, इनका एरिया। रेक्टेंगल एक एरिया, यानी रेक्टेंगल फर्स्ट काम क्या निकालना है, एरिया A1, जिसको हमने क्या किया भैया, A1 बोला। अब इसमें जरा हम बता दो, इसमें B क्या है और D क्या है, यानी B1 D1 कर लेते हैं। क्लियर है। उसमें क्या करेंगे, B2 और D2 कर लेना है। ये क्या है, B लंबाई है, D चौड़ाई है, B लंबाई है, D चौड़ाई है। इसका हम B1 बोले तो कितना है, तो बोलोगे सर जी 30 है। इसमें D1 कितना है, तो बोलोगे 10 है। इसका बोले B1 कितना है, तो B1 में जो भी बच्चे तक कंफ्यूज आ जाते हैं, सर जी B1 नहीं समझ में आता, तो बाबू B1 लंबाई हाइसे न लियो, एक्स एक्सिस पे लियो, तो ऊपर वालों में एक्स एक्सिस पे ही लंबाई लोगे। तो इसकी लंबाई कितनी है, यहां से यहां तक, तो बोलोगे सर जी 10 है। कितना है सर जी 10 है, तो यानी B1 कितना हुआ 10। चौड़ाई पूछ दे वाई एक्सिस पे तो कितना है, सर जी 40 है। इसमें उम्मीद है किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगा। आप जब एरिया निकालोगे तो एरिया कितना निकलेगा बाबू, ये निकलेगा 30 गुणे 10, ये 30 हुआ गुणे 10, यानी 300 क्या आया, 300 mm स्क्वायर। क्लियर है, 300 mm स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद अब निकालते हैं हम लोग x, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। अब हम यदि बोल दें कि बाबू इसका आप सेंटर निकालो, क्या निकालो, इस आयत का हमें सेंटर निकाल कर डिस्टेंस बताओ। इस आयत का सेंटर होगा CG होगा कुछ ना कुछ, इसका CG होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। कैसे, तो भैया इसको हम डिवाइड करेंगे x पे, एक्सिस पे, यानी इसको हम x एक्सिस दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, इसको हम थिकनेस बड़ा कर दें, बड़ा ही नहीं होगा, बन गया बन गया। क्लियर है। इसको हमने, आप सबको पता है कि ये आपका होता है y एक्सिस, ये होता है आपका x एक्सिस। हम यदि बोले मूल बिंदु से इसका डिस्टेंस कितना है, मूल बिंदु कहां होगा, मूल बिंदु आपका यहां बनेगा, मूल बिंदु यहां बनेगा 0 0। यदि हम बोले इस 0 0 से इसका भैया डिस्टेंस कितना है, तो बस एक ही रास्ता बचा है कि भैया मूल बिंदु से x की डायरेक्शन में यहां तक जाएंगे तो भैया यहां तक डिस्टेंस मिल जाएगा। कैसे निकालोगे, तो आप देखोगे यहां से यहां तक का जो लंबाई है भैया 30 है, 30 का आधा कर दे तो हम सेंटर पहुंच जाएंगे। तो कुछ ना करो, x1 निकालना है तो क्या कर दो, 30/2, यानी कितना आया, 15 mm आया। x1 हमको मिल गया 15। सेम चीज आपको अब क्या निकालना है, y1 निकालना है। अब y1 निकालो, तो y1 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे लिख दो y1। कैसे आएगा y1, अब सर जी y के डायरेक्शन में हम निकालेंगे, कहां से निकालोगे, जो भी आपका बॉटम एक्सिस है। बॉटम एक्सिस क्या है, बॉटम एक्सिस आपका ये है, ये क्या है, ये आपका बॉटम एक्सिस है। ठीक है, ये भी क्या था, बॉटम एक्सिस था। यानी इधर का जब x के डायरेक्शन में आप बढ़े हो तो बॉटम एक्सिस ये था, y के डायरेक्शन में जाओगे तो बॉटम एक्सिस ये है। बॉटम एक्सिस से हम पूछ दे कि भैया यहां से यहां तक का डिस्टेंस बताओ, तो कैसे बताओगे, सर जी यहां से यहां तक है, यानी टोटल लंबाई 10 है, 10 का आधा कर दो सेंटर पे आ जाएंगे। आपके बॉडी का, यदि आपकी बॉडी 100 सेंटीमीटर लंबी है, पूछ दें भैया उसका सेंटर बताओ कहां पड़ेगा, तो 100 का आधा कर दो 50 पे पड़ेगा। तो वही काम तो हम यहाँ, मतलब वही काम हम यहाँ कर रहे हैं, वही काम क्या कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं। यानी y निकाला तो क्या करो, 10 का आधा कर दो, यानी क्या बचेगा आपका 5 mm बचेगा। क्लियर है। अब वैसे ही आप सेकंड का निकाल लो, यानी रेक्टेंगल 2 में ये क्या होगा, ये आपका स्टेप 1 है, ये क्या है, स्टेप 2 है, लिख लेना। ठीक है, स्टेप 2 है।
अब सेकंड में निकालोगे तो उसका क्या निकालोगे, एरिया निकालोगे, क्या निकालोगे, A2 निकालोगे। A2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अब A2 पे देखो लंबाई कितनी है 10 है, लंबाई कितनी है 10 है, चौड़ाई कितनी है 40 है, यानी कितना हुआ, ये हो गया आपका 400। 400 क्या हुआ, mm² हुआ। क्लियर है। अब यदि यहां पूछ दे भैया x1 बताओ, कितना बताओ, x1 बताओ। अब इस आयत का सेंटर कहां पड़ेगा, यदि हम बोले इस आयत का बाबू सेंटर निकालो, तो इस आयत का सेंटर कहां पड़ेगा, यहां पड़ेगा। हम बोले कि x के डायरेक्शन में इसका सेंटर कितना पड़ेगा, तो आपको पता है बॉटम एक्सिस तो है ही है, बॉटम एक्सिस तो ये है, बॉटम एक्सिस से हमको यहां तक का डिस्टेंस चाहिए ना, यानी यहां से यहां तक जाएंगे, कितना पड़ेगा सर जी, कुछ याद आवता, यहां से यहां तक का तो हमको लंबाई 10 है, अब बीच में चाहिए, यानी 10 का आधा कर दे रहे हैं, 10 का आधा करो तो क्या मिलेगा आपको, वो मिल जाएगा, यानी ये क्या मिला 5 mm पे ये पड़ गया। फिर आपका पढ़ते हैं y2 पे, ये x2 है ये y2 है, क्योंकि हमने यहाँ पर A2 निकाला है। क्लियर है, दूसरे रेक्टेंगल में चल रहा है। अब y2 निकालोगे तो y2 कहां से निकलेगा सर जी, y2 यानी अब y के डायरेक्शन में चलेंगे, बॉटम एक्सिस इसको लेंगे, तो बॉटम एक्सिस जब इसको लोगे तो यहां से आप ऊपर तक जाओगे, यानी यहां से लेकर यहां तक का लंबाई, ठीक है। तो बॉटम से वहां तक का लंबाई लोगे तो एक चीज देखो, आपको पता है सर जी यहां से, तुमको पता है यहां से लेकर यहां तक का लंबाई कितना है सर जी 40 है, यानी हम यदि 40 का आधा कर दे, कितना सर जी 40 का आधा कर दे, तब हमको ये चीज तो मिल जाएगी, यानी यहां से यहां तक का लंबाई तो मिल जाएगा। परंतु सर डाउट है, उसको बॉटम से ना चाहिए, यहां थोड़ी चाहिए, बॉटम चाहिए, तो हमको यहां से यहां तक की लंबाई पता है, यहां से यहां तक लंबाई पता है, हाँ पता है सर जी, बगलिया में 10 लिखल बा, यानी जितना यहाँ आएगा उसमें हम यदि 10 जोड़ दें तो हमारा टोटल बॉटम से यहां तक की लंबाई मिल जाएगी, यानी इसमें प्लस क्या कर दो 10 कर दो, 40 का आधा 20, 20 10 30, क्या होगा 30 mm। क्लियर है, इतनी चीज हमको मिल गई। अब आते हैं हम सेंट्रॉइड, क्या निकालेंगे, इसका सेंट्रॉइड निकालते हैं। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे इसका सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड कैसे निकलेगा, देखो सेंट्रॉइड कैसे निकलेगा, देखते जाओ, अब खाली तुमको देखना है और देखते हुए आगे बढ़ जाना है। रुक जाओ, रुक गया, चलो अब भैया सेंट्रॉइड लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो सेंट्रॉइड का सूत्र होता है, यहां कर दो स्टेप 3, स्टेप 2 था ना, अब यहां कर दो स्टेप 3। क्या चीज है, सेंट्रॉइड का सूत्र होता है x बार इक्वल टू, क्या चीज होता है, x बार इक्वल टू होता है आपका A1 x1। अब ध्यान देना, x1 लिखेंगे, x2 लिखेंगे, x3 लिखेंगे कब, जब आपका आई सेक्शन होता है, तो जितने आप रेक्टेंगल डिवाइड करते हो आप केवल एरिया उतने निकाले, तो इसमें एरिया वैसे ही इंक्रीज करोगे। जैसे हमारे पास कितना एरिया है, A1 है A2 है, तो यहां पे लिखोगे A1 x1 A2 x2। क्लियर है, अब बटे में आ जाएगा A1 प्लस A2। यदि यही आपका आई सेक्शन होता तो आई सेक्शन में क्या करते, यहां पर तीनों का निकालते, यानी पहले आप इसका निकालते, इसका निकालते, इसका निकालते, यानी इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, फिर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी x1 x2 और x3 निकालते, फिर y1 y2 y3 निकालते, a1 a2 a3 निकालते। ठीक है, वैसे ही यदि आपका टी पड़ता तो टी में आपका 2 बनता, इसी बनता, तो उसमें भी a1 निकालते, a2 निकालते, x1 निकलता, x2 निकलता, y1 निकलता, y2 निकलता। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, बस निकालना समझना, एक को समझ लोगे बाकी दो कर ले जाओगे। क्लियर है, ये चीज निकाल लिए। अब कुछ ना करो, सारे वैल्यूज को उठा के पुट कर दो। मान लो इसका A1 का एरिया कितना है भैया 300 है, गुड़े x1 कितना आया भैया, x1 आया हमारा 15, ठीक, प्लस A2 कितना है, A2 आपका है 400, A2 कितना है, A2 है 400, और x2 कितना है, x2 है आपका 5, बटे में क्या हो जाएगा, बटे में आपका हो जाएगा 300 प्लस का 400, प्लस का क्या है 400। अब भैया इसका कैलकुलेशन कर ले, हम सॉल्व कर ले, कैलकुलेटर हमारे पास होता तो कर देते, रुको देखें। चलिए इसका हम लोग कैलकुलेशन भी कर ले रहे हैं, ताकि एक कैलकुलेशन यदि हम लोग बढ़िया से लगा लेंगे तो वो आ जाएगा। क्लियर है, जितना कैलकुलेशन दिया उसको भाई हम करते हैं। 300 गुणे 15 प्लस में कर दिए क्या चीज है भैया 400 गुणे 5। क्लियर है, अब इसमें हम डिवाइड कर दे रहे हैं किसका, 300 और 400, 4 3 7 होता है, यानी सीधे 700 का हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। कितना है भाई आपका आ रहा है यहाँ पे
1.28। ठीक है, क्लियर है ना। अब भैया आगे बढ़ते हैं। अब क्या आता है आपका, अब यहां पर आपका आ रहा है y2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, y बार निकालेंगे। क्लियर है। अब जब हम y बार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा a1 y1, ध्यान देना, a1 y1 प्लस a2 y2। क्या निकालेंगे, a2 y2, नीचे क्या हो जाएगा a1 प्लस a2। ध्यान देना क्या चीज हम कर रहे हैं, फिर बोल रहे ध्यान देते जाना, जो फॉर्मेट कर रहे हैं सेम फॉर्मेट करोगे। आई सेक्शन होगा तो बस इसमें एक चीज बढ़ा दोगे, प्लस a3 और मतलब a3 इंटू x3 अपान में a1 प्लस a2 प्लस a3 जोड़ देते। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है। आपका सेंट्रॉइड x बार निकल गया, सेंट्रॉइड आपका y बार निकल गया। दो चीज क्लियर है, x बार का वैल्यू आपका यहां मिला है, y बार का वैल्यू आप निकालो। क्या निकालोगे, अब यहां पर वैल्यू पुटअप करते चले जाओ। वैल्यू क्या क्या आएगी भैया, वैल्यू हम पुटअप करते चले जाए। देखो a1 का वैल्यू कितना है आपका 300 है। ठीक, y1 का वैल्यू कितना निकाले, y1 देखो कहां है, y1 आपका यहां कितना आया, 5 आया है। ठीक, प्लस कर दो, बीच में प्लस का सिंबल है ना। a2 कितना आया, a2 आपका 400 है, इंटू a2 400 हो गया। अब y2 कितना है भैया 30 है, बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा आपका 300 अब प्लस 400। क्लियर है, इसको सॉल्व कर दो, इसका आंसर देखो कितना आ रहा है। इसका आंसर निकालना तो क्या हो जाएगा 300 गुणे 5, फिर प्लस करेंगे क्या जी भैया 400 गुणे 30। इसमें हम डिवाइड कर देना है किसका, 700 का। कितना आ रहा भैया, ये हमारा आ रहा है 19.28। क्लियर है, 19.28 आ रहा है। अब हमको क्या क्या चीजें मिल गई, हमारा सेंट्रॉइड निकल गया। सेंट्रॉइड क्या निकला, हमारा x बार निकल गया, y बार निकल गया। यहां तक आपके क्वेश्चन में दे देगा, क्वेश्चन में क्या देगा बाबू, यदि शॉर्ट क्वेश्चन दिया है तो उसमें दे देगा कि आपको फिगर में दिया गया है एल सेक्शन, एल सेक्शन का आप उसका सेंट्रॉइड निकालिए। तो सेंट्रॉइड निकालना आप सबको आ गया। अब सेंट्रॉइड के बाद बोलता है भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। क्या निकालो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। तो अब भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होला, उसको भी निकलवा दें, या ऐप में तो हमने निकलवाया हुआ है, बोलो तो उसको भी निकलवा दें। चलो हम एक बार बता दे, मतलब बताने को बता रहे हैं, अभी जगह यो छोटा हो जाएगा, कैसे बताएं, यहाँ पे दिखेगा अभी तो नहीं, देखो ब्लर हो गया, देखिए छोटा करने ब्लर हो जा रहा है। अब देखो कैसे निकलता, कैसे उसको समझ लो, निकाल लेना। ठीक है, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए न्यूमेरिकल हमेशा अगले क्लास में रखा जाता है, परंतु क्लास एक है इसलिए हम यहाँ करते हैं। अब जो अगला स्टेप करोगे, उस अगले स्टेप में क्या निकालोगे, इस पूरे सेक्शन का आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालोगे। क्या निकालोगे, इस पूरे सेक्शन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको निकालोगे। अभी तक आपने जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाला, x1 x2 निकाला, वो सब क्या निकाला है आपने, केवल इसका एक एक रेक्टेंगल का निकाला है। अब बोल रहे हैं कि आपने जो सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाले हो उसको छोड़ो, अब आपको क्या निकालना है, इसका आपने यहां पर सेक्शन का निकाला सेंटर ऑफ ग्रेविटी, x बार निकाला, y बार निकाला, ये क्या निकाला सेंट्रॉइड निकाला, यानी पूरा जो फिगर है उसका आपने निकाला सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हम बोले दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ। क्या बताओ, तुम दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ। क्या बताओ, h बताओ, कितना हाइट है वो h बताओ। तो जब h बताओगे तो उस h को हम निकालेंगे। इस h को निकालने का सूत्र क्या है, इस h को आप निकालते हो, आपका जो y बार है, आपका जो y1 है, y2 है, आपका जो x है, जो आपका x1 है, और आपका x बार है। जैसे आपको पता है कि हमारा जो x बार आया वो कितना है भैया 9.28 है, जो आपका y बार आया है वो कितना है 19.28 है। ठीक, आपको पता है कि जो हमारा x1 आया वो कितना आया है, बहुत छोटा है, कैसे देखें हम, x1 कितना आया, x1 आपका 15 आया है। ठीक, दिख नहीं रहा है, पहले ही बोल रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है छोटा सा 15 शायद। ठीक है, x2 आपको पता है कि हमारा x2 कितना आया है, x2 शायद 5 है। जो आया रहेगा आपको तो पता है ना, आपकी कॉपी आपको सामने होगी, जो आया रहेगा उसको देखना। ठीक है, y1 आपको पता है भैया, y1 क्या था हमारा y1 था 5। ठीक, y2 क्या है हमारा, y2 हमारा है 30, यानी ये रीडिंग्स हमको मिली है। अब हमको निकालना है कि उनके बीच डिफरेंस क्या है, किसमें, सेक्शन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी में और जो हमारा सेंट्रॉइड है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है। तो डिफरेंस कैसे निकालते हो, हम बोले आपके पिताजी की लंबाई है 15, हम बोले आपके पिताजी की लंबाई है 15 फीट।
ठीक, आपकी लंबाई है 5 फीट, आप बताओ दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, तो क्या करोगे तुम, इस बड़े वाले में से छोटे वाले घटाओगे, छोटे वाले में बड़े वाले घटाओगे, तो क्या करोगे हमेशा का सारी 15 में से 5 माइनस कर देना, यानी 10 फीट आ रहा है, यानी 10 फीट का अंदर आ रहा है। आपके पापा 15 फीट के हैं, आपके आगे परदादा आपके 20 फीट के हैं। हम बोले कि आप आपके पापा और इनके बीच डिफरेंस बताओ, तो कैसे बताओगे डिफरेंस, जो बड़ा होगा उसमें छोटे घटाओगे, यानी अब आप यहां पर 20 में से 15 को माइनस करोगे, सेम चीज आप यहां करोगे, अब यहां पर आप x बार में से x1 x2 माइनस करोगे, कैसे, जो बड़ा होगा उसमें से इसको माइनस करोगे, यानी आप जब h1 निकालने जाओगे तो देखोगे x बार कितना है, आपका 9.28 है, x1 कितना है 15 है, यानी यहां पर आप x1 में से क्या माइनस करोगे, x बार माइनस करोगे। यहां पर यदि हम h2 लिख दें तो क्या करोगे, अब भैया देखोगे भैया y बार है, उसमें से हम y1 को माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, y1 जो आपका ये कितना 19 है, ये कितना 5 है, यानी इसमें से y बार में से y1 को माइनस करोगे। क्लियर है, तो ऐसे आप इसके बीच का डिफरेंस निकालोगे, क्या निकालोगे, h1 डैश निकालोगे, h2 डैश निकालोगे। ये निकलने के बाद अब आता है आपका x एक्सिस और y एक्सिस के एलॉन्ग, यानी सेक्शंस पे जो आपका x i x x निकलता है, फिर आपका i y y निकलता है, ऐसे निकलता है। इसका भी सूत्र होता है, क्या होता है बाबू, इसका जो सूत्र होता है आपका IG होता है, क्या होता है, IG होता है प्लस a1 h1 का स्क्वायर। क्लियर है, आपका केवल a1 है, कितने सेक्शन है, 2 है ना, तो यहाँ प्लस कर दो, प्लस सेम चीज रिपीट कर दो, IG 1 1 1 करते जाना, आपने पहले का ले रहे हो तो 1 कर दो, यहाँ पे 1 कर दो, प्लस a2 h2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, इसको जब खोलोगे तो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि रेक्टेंगल का क्या होता है, रेक्टेंगल का होता है b इंटू डी का होल क्यूब बटा 12, ठीक है, प्लस a1 h1 का होल स्क्वायर। h1 कहां मिल रहा है, h1 आपको यहां मिल रहा है, उसका पुटअप करना है, a1 कहां मिल रहा है, a1 आपको यहां मिल रहा है, और b क्या है, d क्या है, आपको पता है a1 रेक्टेंगल कौन सा था, ये था, इसका जो b है वो कितना है भैया 30 है, d कितना है वो भाई 10 है, सबका वैल्यू पुटअप करते हुए चले जाना, आपका क्या निकलेगा, i x x निकलेगा। ठीक, वैसे ही इसको जब खोलोगे तो इसका भी सेम आएगा, क्या आएगा, b का क्यूब अपान में 2, अब ये क्या हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दूसरे रेक्टेंगल का हो जाएगा। ठीक है, जब ये चीज निकाल लोगे तो क्या निकलेगा, आपका आई एक्सेस निकालेगा। वैसे ही जब आप अपने आई वाई वाई पे आओगे, किस पे आओगे, आई वाई वाई पे आओगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका कुछ नहीं होता, बस वो पलट जाता है, यानी आई जो जी निकाल रहे थे डैश लगा दो, आई इसको पलटो, कैसे पलटने का मतलब क्या है, आई जी का जो आपने सूत्र पढ़ा है वो क्या पढ़ा, बी डी का क्यूब बटा 12, यहां बस पलट दो, यहां क्या हो जाएगा, डी बी का क्यूब बटा 12। ठीक है, बाकी सारी चीजें वही रहने वाली हैं, ये क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा, ये h1 डैश का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना h1 डैश आ गया, यानी जो बगल वाले निकाले थे उसका डैश हो गया, फिर यहां पर प्लस करना, यहां पर d b का क्यूब और यहां पर 12 होगा, प्लस a2 h1 डैश का होल स्क्वायर। क्लियर है, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, आई वाई वाई मिलेगा। ठीक है, तो इसने क्या निकाला, आपने इसको निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, कैसे निकालोगे, सारी वैल्यूज आपको हमने बता दिया, भैया आपके पिछवा यहाँ लिखल बा, सारा वैल्यू आपका यहाँ लिखा हुआ है, बस उठाना है, सूत्र हमने बता दिया, सूत्र पे पुट कर दोगे, आपका आई एक्सेस निकल जाएगा, आई वाई वाई निकल जाएगा। इसके बाद यदि बाई चांस उसने बोल दिया भैया पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, क्या चीज, आप भैया पोलर बताओ, क्या चीज, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, यानी आई जेड जेड बताओ। जब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, आई जेड जेड, कुछ नहीं करना है, बस आई एक्स एक्स जो आपने निकाला और आई वाई वाई निकाला, इन दोनों के मान को लाके आप पुट कर दो, जो वैल्यू आएगी वही क्या होगा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ये यदि एग्जाम में आया तो अधिकतर सेंट्रॉइड तक पूछता है, सेंट्रॉइड के बाद ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आ गया तो सूत्र आपके सामने है। यदि उसने पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत रेयर चांस तक पूछे, यदि पूछ दिया तो ये रहा सूत्र, कुछ करना मत, आई एक्स एक्स को निकालना, आई वाई निकालना, लाके यहाँ पुट करना, फिल करना, जो आंसर आएगा उसी पे लिखना, आंसर आपके यहाँ पे 5 नंबर फिक्स होते हैं। क्लियर है, जो बच्चा केवल सेंट्रॉइड तक कर देगा तो उसको भी कम से कम 2 नंबर मिल जाएगा। क्लियर है, सबको क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे आपका आता है तीसरा यूनिट। कितना समय हो गया, समय ज्यादा है वरना हम यहाँ पर बताते भी, 1 मिनट पानी लेकर आते हैं।
हेलो हेलो हेलो, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब आता है आपका यूनिट 3। अब यूनिट 3 में जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया, धरण क्या होता है, धरण के टाइप्स क्या होते हैं, लोड क्या होते हैं, लोड के टाइप्स क्या होते हैं। बस 2 क्वेश्चन मेनली इंपॉर्टेंट है जो थ्योरी में पूछता है। न्यूमेरिकल में आपका एसएफडी बीएमडी पूछेगा, कैंटिलीवर बीम का और सिंपली सपोर्टेड बीम का। यदि न्यूमेरिकल पढ़ना होगा तो कैंटिलीवर बीम का पढ़ना और सिंपली सपोर्टेड बीम का पढ़ना। थ्योरी आपके सामने है, हम इसको पढ़ा दे रहे हैं। भैया पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भैया बीम क्या है, धरण क्या होती है, धरण एवं उसके टाइप। भैया धरण क्या है, धरण से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। धरण क्या चीज है, बीम एक क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल, यानी बीम क्या है, एक हॉरिजॉन्टल है। क्या है, हॉरिजॉन्टल संरचना का तत्व यानी अवयव है, यानी उसके टाइप सदस्य है, मेंबर है। बीम एक क्षैतिज संरचनात्मक सदस्य है, यानी कोई भी स्ट्रक्चर है आपका घर है, घर हुआ, शॉपिंग मॉल हुआ, यानी ईटीसी जो भी है, जितने प्रकार के बिल्डिंग आते हैं उन सभी बिल्डिंग में जो आपका बीम लगा होता है, वो बीम क्या होता है, आपका एक क्षैतिज संरचनात्मक सदस्य होता है जो 2 या 2 से अधिक समर्थन बिंदु पर रखा जाता है, उस पर लगाए गए लोड को समर्थन तक पहुंचाता है। यानी इसको यदि अपने लैंग्वेज में हम लोग बताने का प्रयास करें तो बीम क्या है भैया, बीम किसी भी स्ट्रक्चर का हॉरिजॉन्टल मेंबर है। ठीक, इस पे क्या लगे होते हैं, सपोर्ट्स लगे रहते हैं। सपोर्ट्स का मतलब क्या है, दीवार चला दो या कॉलम चला दो। ठीक, तो ये क्या होता है, या तो सिंपली सपोर्टेड पे रुका रहता है, या तो ये किन्हीं 2 सपोर्ट पे रुका होता है, या किसी एक सपोर्ट पे रुका रहेगा, कैंटिलीवर बन जाएगा, या इस पे कई सारे सपोर्ट लगे रहेंगे। इसके नीचे क्या लगेंगे, कई सारे सपोर्ट्स लगे रहते हैं, इसको हम धरण कहते हैं। और धरण का काम क्या होता है, ऊपर से आने वाले लोडों को इन सभी सपोर्टों में क्या करता है, इक्वली रूप से डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्या करता है, इक्वली रूप से डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसको हम धरण कहते हैं। यानी धरण एक संरचनात्मक सदस्य है, यानी हॉरिजॉन्टल मेंबर है जो 2 सपोर्ट या 2 से अधिक सपोर्टों पर टिका होता है। ये ऊपर से आने वाले लोड को इन सभी सपोर्टों में इक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब कितने सारे टाइप के धरण होते हैं, धरण आपके कई प्रकार के होते हैं। एक होता है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम क्या होता है, किसी भी धरण का, ये क्या है, ये आपका धरण है यानी बीम है। ये कोई बीम का यदि कोई एक सिरा या किसी दीवार में या किसी भी स्ट्रक्चर में फिक्स होता है, यानी मलाई के कलम, इस कलम का ये वाला सिरा क्या किया, हमने पकड़ लिया यानी फिक्स है, ये वाला क्या है, फ्री है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंटिलीवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंटिलीवर। यानी एक ऐसा धरण जिसका कोई एक सिरा फिक्स होता है, दूसरा सिरा मुक्त होता है, उसको हम कैंटिलीवर बीम कहते हैं। क्लियर है, जैसे ये कैंटिलीवर बीम है, इस कैंटिलीवर बीम पे बोले या तो हम यहां से पकड़ ले तब कैंटिलीवर बीम है, या इसको यहां से पकड़ ले तब कैंटिलीवर है। किसी एक सिरा का होना चाहिए, ये ना कि दोनों से पकड़ लो सारी कैंटिलीवर, ना ये कैंटिलीवर ना तो फिक्स चल गई ना, किसी कोई एक सिरा, सिंगल सिरा बस फिक्स रहेगा, उसको बोलेंगे कैंटिलीवर। कैंटिलीवर बीम, इस पे जो रिएक्शन आते हैं वो रिएक्शन क्या होता है, आपका केवल एक आता है, क्या आता है, आपका आरे आता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपल सपोर्ट है, ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सपोर्ट है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है, जब कोई धरण किसी भी 2 सपोर्ट पर जाकर रखा जाता है, ध्यान देना, रखा जाता है, तो उसको हम बोले सिंपली सपोर्टेड बीम। यानी यहां पे कोई भी 2 सपोर्ट है, उन 2 सपोर्टों पे जाके कोई भी बीम क्या कर रही है, रेस्ट कर रही है, तो उसको हम सिंपली सपोर्टेड बोल सकते हैं। अब ये जो सपोर्ट्स हैं, या तो क्या होंगे, सिंपली सपोर्टेड होंगे, या तो एक सिंपल सपोर्ट हो जाए, एक रोलर हो जाए। रोलर मतलब क्या है, कभी हाउ वाला साइकिल चलाए हो, गांव में कई बार बच्चे हाई से साइकिल डुगराते हैं, सब ऐसे रहेगा, पिछवा ऐसे को डग्गा रहेगा, ऐसे रहेगा, यहाँ डुग्गा रहेगा, यहाँ पे लाके ऐसे मिला देगा। ये वाला डग्गा मतलब आप लोग शायद खेलोगे ऐसे पकड़ के डुगुर 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 डुगुर, तो वही डुगुर डुगुर वाला है। यानी वो जो रोलर लगा होता है, वही रोलर क्या होगा, यहाँ पे लगा होता है। यानी सिंपली सपोर्टेड पे क्या होगा, आपका सिंपली सपोर्ट होगा, रखा रहेगा, ये भी क्या है, रोलर सपोर्ट है। दोनों सिंपली सपोर्ट के अंतर्गत आ सकता है। या तो ये तो 3 टाइप में तो बट गया सर जी, क्या बट गया, या तो दोनों सिंपली सपोर्टेड हो, ट्राइंगल वाले हो, या तो एक आपका सिंपली सपोर्टेड हो, एक आपका रोलर हो, या दोनों रोलर हो, या क्या हो, दोनों रोलर सपोर्ट हो। और ध्यान देना, सिंपली सपोर्ट में दोनों किनारों पे लगा होता है, दोनों किनारों पे ये चीज लगे रहते हैं, तो इसको बोलेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम। क्लियर है,
आगे बढ़ते हैं भैया। इसके बाद आता है ओवर हैंगिंग बीम। क्या आता है? अभी तक आपने पूरा कैंटिलीवर बीम यानी जिसका एक सिरा फिक्स हो, उसके बाद आपका सिंपली सपोर्टेड बीम यानी किसी भी बीम को यदि उसके सिरों पर यानी उसके जो कॉर्नर वाले सिरे हैं उनको कहीं भी जाकर हम किसी भी सपोर्ट पर टिकाते हैं यानी रखते हैं, रेस्ट कराते हैं, उसको हम सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद आपका आता है ओवर हैंगिंग। ओवर हैंगिंग बीम में जो सपोर्ट्स लगे होते हैं वो अंदर के तरफ लगे होते हैं यानी सपोर्ट्स के बाहर भी आपका बीम क्या होता है? लटका हुआ होता है। क्या होता है? सपोर्ट्स के बाहर भी आपका जो बीम होता है वो लटका हुआ होता है, उसको हम कहते हैं ओवर हैंगिंग। ओवर मतलब क्या है? बाहर, सपोर्ट के बाहर भी वो भाई लटका हुआ है तो उसको हम बोलेंगे ओवर हैंगिंग बीम। अब ये जो सपोर्ट होते हैं ये सपोर्ट को भी क्लासिफाई कर सकते हो, या तो ये सिंपली सपोर्टेड हो सकते हैं या सिंपली हो सकता है एक रोलर हो जाएगा या दोनों रोलर सपोर्ट हो सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद आपका एक और आता है, यहां पर दिया नहीं है, रोलर सपोर्ट। वो रोलर सपोर्ट का, ये तो रोलर सपोर्ट है परंतु उसमें एक कंडीशन का है, ए में भैया ओवर हैंगिंग भी है यानी दोनों तरफ लटकल भी बा। और रोलर क्या होगा? सिंपली रोलर सपोर्ट क्या होगा? सिंपली रोलर सपोर्ट में आपका क्या होगा? सिंपल कुछ नहीं होगा, यहां से आपका धरन होगा, इस धरन के इस दोनों सिरे पे यानी यहां भी एक रोलर लगा होगा और यहां भी रोलर लगा होगा। जब दोनों सिरों पे दोनों रोलर लगे रहेंगे तो उसको बोलेंगे भैया रोलर सपोर्ट बीम है। ठीक है? जब यही रोलर सेंटर पे आ गए, दोनों बीम बाहर लटक गई तो ओके कहा जाला भैया ये ओवर हैंगिंग बीम है। ठीक है? फिगर ध्यान में रखना, डिफिनीशन जो हम बोल रहे हैं, एक सिरा फिक्स है, कैंटिलीवर हो गया, दोनों मतलब जिस बीम के दोनों सिरों पे केवल सिंपली सपोर्ट रखेंगे यानी धरन को उसके ऊपर जाकर केवल हम मतलब सपोर्ट देने का प्रयास करें, उसको हम सिंपली सपोर्टेड बोलेंगे। रोलर में क्या होगा? जब किसी बीम के दोनों सिरों पर रोलर लगे होते हैं उसको हम रोलर बीम कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद आपका ओवर हैंगिंग बीम, जब किसी भी बीम के सपोर्ट मतलब अंदर होते हैं और बीम की जो लंबाई होती है वो सपोर्ट के बाहर भी होती है, उसको हम ओवर हैंगिंग बीम कहते हैं। जो हम बोल रहे हैं वो लिखोगे, आज जो यहाँ पर फिगर है उसको भी आप बना दोगे। ठीक है? उसके बाद आपका आता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में क्या होता है? जब हम बोले ना 2 पे भी टिका होगा, 3 पे भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 होगा, यानी जो 2 से अधिक सपोर्ट लगे होंगे यानी किसी बीम पर आपके 2 से अधिक सपोर्ट यदि लगे होते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? भैया ये कंटिन्यूअस बीम है। क्लियर है? उसके बाद आपका आता है फिक्स्ड बीम। क्या आता है? उसके बाद आपका आता है फिक्स्ड बीम यानी किसी भी धरन के दोनों सिरे यदि फिक्स हो अस्थायी रूप से तो उसको हम बोलेंगे भैया ये क्या है? आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, फिक्स बीम है। क्या? सॉरी, फिक्स बीम है। क्लियर है? दोनों क्या होंगे? दोनों सिरे फिक्स होंगे तो उसको हम बोलेंगे भैया ये फिक्स्ड बीम है। इसके बाद जो आपका आता है वो आपका आता है कैंटिलीवर एवं सिंपली सपोर्टेड बीम यानी एक सिरा उसका फिक्स होता है, दूसरा सिरा पे आप सिंपली सपोर्ट लगाओ। सिंपली सपोर्ट का मतलब क्या है? उसके ऊपर जाके रखा हो, पकड़ा ना हो। पकड़ने का काम कौन कर रहा है? पकड़ने का काम फिक्स कर रहा है यानी ये पकड़ रहा है यानी ये मूवने वाला नहीं है, ये फिक्स है। कौन सा? केवल एक सिरा, अगले सिरे पे सिंपली सपोर्टेड, तो इसको क्या बोलेंगे? सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर बीम। अब ये सिंपली सपोर्टेड चाहे आप सिंपल सपोर्ट हाई से बना लो या रोलर बना के रोलिंग सपोर्ट कर दो। क्लियर है? ये क्या भैया? आपके बीम के टाइप है। ठीक है? बीम के टाइप है, बीम का फिगर है। आप इस फिगर को देख के अपने टाइप्स को बना सकते हो। यहाँ पर सारे दिए गए हैं। यहाँ पर दिया गया पहला जो आपका टाइप है वो क्या है भैया? वो आपका दिया गया सिंपली सपोर्टेड बीम, साधारण धरण। साधारण धरण वह है जो केवल 2 छोरों पर समर्थन प्राप्त करता है यानी दोनों छोरों पर यानी दोनों किनारों पर। ठीक है? कैंटिलीवर क्या होता है? जिसका एक सिरा मतलब एक सिरे पे केवल समर्थन होता है, दूसरा सिरा स्वतंत्र होता है, फ्री होता है। ठीक है? ओवर हैंगिंग क्या है? सपोर्ट्स अंदर होंगे, उसके बाकी जो भी दोनों सिरे होंगे वो समर्थन से बाहर भी लगे यानी सपोर्ट्स के बाहर भी लटके रहेंगे। ठीक है? सतत धरण क्या है? कंटिन्यूअस क्या है? सपोर्ट्स जो होंगे, सपोर्ट की संख्या 2 से ज्यादा होगी, 3 होगी, 4 होगी या ईटीसी होगी। उसके बाद ये चीज तो समझ गए। अब आता है लोड यानी जो लोड के क्लासिफाई कर रहा है वो लोड कितने प्रकार का। धरन तो पढ़ लिए, पर धरन पर लगने वाला जो लोडवा है उस लोड के बारे में बता रहा है। ये जो लोड होते हैं ये लोड होते हैं, पहला आपका क्या दिया है भैया? पिंड सपोर्ट दिया है। उसके बाद आपका रोलर दिया है, रोलर के बाद स्थिर टेक दिया है यानी यहां पर आपके
मतलब बताए कौन कौन सा सपोर्ट आप किसी बीम पर लगाते हो। अब वो जो लोडवा जो हमने बताया था भैया, आप यहाँ पर सिंपली सपोर्ट लगा दो या कुछ और लगा दो। ये बीम है, इस बीम को हम बोले भैया रोक दो, इस बीम को रोक दो, तो आपके पास क्या रास्ता बच रहा है? आप क्या करोगे, इसको कैंटिलीवर बना दोगे। क्या करोगे, यहां से एक सिरवा फिक्स कर दोगे। पहला सपोर्ट मिलल, दूसरा हम बोले भैया एक और चीज कर दो, तो क्या करोगे, ये बीम है, इस बीम पे लाके क्या करो, यहां पे आप इसको हिंज सपोर्ट कर दो। क्या चीज, हिंज सपोर्ट। ये हिंज सपोर्ट में क्या होगा, ये भैया ऊपर नीचे तो मूवमेंट कर लेगा, दाएं बाएं मूवमेंट नहीं करने वाला। क्लियर है। एक और सपोर्ट क्या मिल रहा है, इस पे एक सपोर्ट और मिल रहा है भैया, सिंपली सपोर्ट लगा दो। क्या लगाओ, सिंपली सपोर्टेड कर दो, ऐसे कर दो। इस सिंपली सपोर्टेड पे क्या होगा, इस सिंपली सपोर्ट हम ला के केवल आराम से रखे हैं, मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, आराम से रखे हैं। ठीक। तीसरा सपोर्ट क्या देख रहे हो, तीसरा सपोर्ट मतलब आप जो प्रोवाइड कर रहे हो वो हो गया रोलर। रोलर क्या होगा, नीचे पहिया लगा देना है। क्या लगा दिए, पहिया लगा दिए, रोलर सपोर्ट। अब इसको इधर ढकेलोगे तब वो मतलब मूवमेंट करेगा, यानी इस पे करोगे तो ये उसका रजिस्ट नहीं करने वाला, यानी रोकने वाला नहीं है, आराम से उसके साथ डूरौना की तरह डूरेगा, दूर दूर। ठीक है। तो यानी आप जो टेको का सपोर्ट देख रहे हो, आपको 3 सपोर्ट ही केवल उसमें पढ़ने को दिया है। कौन सा, आपका हिंज सपोर्ट दिया है, कौन सा, आपका हिंज सपोर्ट दिया है, आपका सिंपली सपोर्ट दिया है, आपका रोलर सपोर्ट दिया है। यही है उसका फिगर। इस फिगर को ध्यान से याद कर लो, यही फिगर आपको बनाना है। ये आप चाहो तो किनारे बना सकते हो। यदि कई बच्चों के मन में होगा सर जी किनारे पढ़ ले रहनी कहीं से, तो बाबू किनारे पढ़ ले, हम किनारे बना दे बाटी, हमें कौन दिक्कत बा। हाई रोलर है, बीच में लगा, इस रोलर को यहां लगा दो, बीच में भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, कंटिन्यूअस बना दो, बीच में और लगा दो, कौन दिक्कत है। ठीक है। बस रोलर है तो रोलर लगाना, सिंपली सपोर्ट लगाना, या हिंज है तो हिंज लगाना। क्लियर है। वही सारे यहाँ पर दिए हुए कि भैया हिंज टेक क्या होता है, भैया हिंज होता है। ठीक है। आगे आपका जो यहाँ बताया भैया रोलर हमने बना के दिखाया, रोलर सपोर्ट होता है भैया। रोलर सपोर्ट केवल ऊर्ध्वाधर बल का प्रतिरोध करता है, क्षैतिज बल की अनुमति नहीं होती। यानी जो आपका ये बीम है, इस बीम पे यदि रोलर लगा है तो ये जो प्रतिरोध करेगा, कौन करेगा, यानी